क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 गेटिंग टू नो प्लांट। प्लांट्स के बारे में और ज्यादा जानना। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, द रूट सिस्टम, modification of root, the shoot system, modification of stem, the leaf, the flowers, the fruits, the seed. Plants are living things that grow on land or in water, from snowy mountain slope to dry hot desert. Plants can survive almost anywhere on earth. प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग थिंग है, जो लैंड पर वाटर में ग्रो करते हैं। और जो स्नोई माउंटेन बर्फीले पहाड़ों से लेकर ड्राई और डेजर्ट तक प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द वर्ल्ड। मतलब प्लांट्स पृथ्वी पर कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। किसी न किसी तरह के प्लांट कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सकते हैं, कहीं भी रहते, मतलब हर जगह कोई ना कोई प्लांट रहते हैं। ऑल प्लांट्स मेक देयर ओन फूड टेकिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सभी प्लांट अपना फूड स्वयं बनाते हैं, टेकिंग एनर्जी सूर्य से एनर्जी लेकर। अनलाइक एनिमल, प्लांट कैन नॉट मूव प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स की तरह प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। लिविंग तो है बट मूव नहीं करते ऑन देयर ओन। एंड मोस्ट आर रूटेड इन द ग्राउंड, और ज्यादातर जमीन में मतलब जहां भी रूटेड होता है, रूट से फिक्स रहते हैं। There are wide varieties. There are wide variety of plant around us. We observe so many plants. Some are very small, some are very big. हमारे चारों ओर प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज हैं, और कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। There are different types of leaves and flower with different shape. और जो किस पत्तियां, उनकी जो पत्तियां हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी शेप, कलर, साइज अलग अलग है। इतनी सारी वेराइटीज हैं, इतनी सारी विभिन्नता है। It is estimated that there are about 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 2,50,000 type of plants हैं. You must have observed that plants are flowering and some are non-flowering. जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ फ्लावर जो प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर होते हैं, कुछ में नहीं होते। वो फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। All the plants are living things or living organisms. They grow in the soil and remain fixed at a place through their roots. यद्यपि प्लांट लिविंग है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तब भी वे ग्रो तो करते हैं मिट्टी में, बट एक जगह पर रहते हैं, अपनी रूट पर फिक्स रहते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड लाइक ह्यूमन एंड एनिमल डू। प्लांट्स एनिमल की तरह घूमते नहीं है। प्लांट्स आल्सो डू नॉट टेक फूड लाइक एनिमल्स। प्लांट्स टेक खाना भी नहीं खाते एनिमल्स की तरह। द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बल्कि प्लांट अपना खाना स्वयं बनाते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और खाना बनाना, प्लांट खाना बना रहा है नहीं बना रहा, ये हमें इस चीज से पता चलता है कि उसका हरी पत्तियां हैं, मतलब ग्रो कर रहा है प्लांट। सूख रहा है, टूट गया है, तो इसका मतलब नहीं ग्रो कर पा रहा। तो वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। Structure of plant. Plant can be divided into two parts, the root and the shoot. The part of the plant above the ground is called shoot, while the part under the soil is called root. प्लांट को पार्ट्स को दो भागों में बांट सकते हैं, रूट एंड द शूट सिस्टम। जो भाग पृथ्वी से ऊपर रहता है उसको शूट सिस्टम कहा जाता है, और जो मिट्टी के अंदर रहता है उसको रूट सिस्टम कहा जाता है, रूट कहा जाता है। रूट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स दैट कैरी सम स्पेसिफिक फंक्शन एंड फॉर्म ए सिस्टम कॉल्ड रूट सिस्टम। रूट्स के कई पार्ट्स होते हैं, और उनके सबके अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन होते हैं, इसलिए उस पूरे को रूट सिस्टम कहा जाता है। तो उसी प्रकार जो प्लांट का जो मिट्टी से ऊपर है, जो ऊपर पृथ्वी से ऊपर दिखाई देता है पार्ट, उसमें भी कई पार्ट्स होते हैं और उनका अपने अपने कार्य होते हैं, तो इसलिए उसको शूट सिस्टम होता है। देखिए, बड, कली, रिप्रोडक्टिव, शूट फ्लावर, शूट सिस्टम, ये सारा ऊपर का। मोडिफाई लीड, पेटल्स, ये स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ये चीज, ये वाली। लीफ, पत्तियां, फ्रूट जिसका आ रहा है, स्टेम, ये जिसमें सारी पत्तियां जुड़ी हुई हैं, टैप रूट जो ऊपर सबसे स्टार्टिंग की रूट होती है, लेटरल रूट, उस टैप रूट में से और रूट जो निकलती हैं, तो ये रूट सिस्टम कहलाता है। द रूट सिस्टम, रूट सिस्टम इज बिलो द ग्राउंड। दिस सिस्टम इंक्लूड रूट ट्यूबर्स and enlarged fleshy underground stem with buds capable of producing new plant. जो रूट है वो जमीन के अंदर है,
तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो रूट आती है जो जड़ है, उसके अलावा कुछ ट्यूब्स आती हैं जो कि फ्लैशी होती हैं, जमीन के अंदर के स्टेम होते हैं, जैसे जो तना पेड़ के बाहर आता है ऐसी जमीन के अंदर भी एक स्टेम होते हैं जिसमें बर्ड्स होती हैं, और उससे नया पौधा, ये मतलब उससे नई जड़ें फैलती हैं, और जितनी ज्यादा जड़ मजबूत होंगी उतना ही पौधा ऊपर बढ़ता जाएगा। एंड rhizomes, a horizontal stem that is usually underground and roots grow from it. rhizomes होता है एक horizontal underground root, रूट उसी के ऊपर से उगती है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टली होती है स्टेम, एक लकड़ी का, किसी किसी में बारीक सा होता है, किसी में मजबूत होता है। रूट एंकर द प्लांट इन सॉइल, रूट इसको प्लांट को सॉइल में पकड़ के रखते हैं, सो दैट इट डज नॉट फॉल ओवर, जिससे वो नहीं गिरता। रूट आर मच लाइक स्ट्रॉ थ्रू विच वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल मूव अप टू द शूट सिस्टम। रूट स्ट्रॉ की तरह होती है, जिससे स्ट्रॉ होता है ना, जिससे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसी की तरह होता है कि इनके जरिए वाटर और मिनरल ऊपर के शूट सिस्टम में जाता है। टीनी रूट हेयर स्टिक आउट ऑफ द रूट, छोटे छोटे टीनी रूट हेयर होते हैं जो कि रूट से बाहर निकलते हैं, हेल्पिंग इन द एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। रूट्स आल्सो सम एक्स्ट्रा फूड फॉर फ्यूचर यूज, रूट्स में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो भी रूट स्टोर करती है फ्यूचर यूज के लिए। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, रूट सिस्टम दो भागों में इसको ग्रुप किया जा सकता है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। द टैप रूट सिस्टम ऑफ रूट सिस्टम दैट इज करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट सेंट्रल रूट। टैप रूट सिस्टम वो होता है जिसमें डोमिनेंट एक मतलब मजबूत सी है, जिसकी मेन वही वही रूट होती है, डोमिनेंट होती है और सेंट्रल रूट कहलाती है, फ्रॉम विच अदर स्मॉल साइज्ड लेटरल रूट्स एमिनेट हॉरिजॉन्टली, जिसमें से अन्य रूट्स साइड बाय साइड निकलती रहती है। एडवांटेजेस ऑफ इट देख लेते हैं, इसमें रूट की फोटो दी हुई है क्या, ये टैप रूट में ये चीज, इन चीजों की जड़ ही खाई जाती है, जैसे ये है, मूली है, गाजर है। Advantages of taproot include the fact that they do not penetrate deep into the soil, and so they can locate water and mineral deep underground. इनका लाभ ये होता है टैप रूट का कि वो अंदर बहुत ज्यादा डीपली पेनिट्रेट नहीं करती, तो इसलिए वो जो वाटर और मिनरल होता है मतलब थोड़ा सा एक ऐसे लेवल तक ही रहता है, ऊपर तक ही थोड़ा। द मेस्क्यूट प्लांट फॉर इंस्टेंस हैज रूट दैट कैन पेनिट्रेट अप टू 150 feet। एक प्लांट है मस्क्वाइट प्लांट, उसकी जो रूट है वो 150 फीट तक गहराई में जाती है, डीप इन सर्च ऑफ वाटर। इट इज दस वेरी ड्रॉप टॉलरेंट, ये ऐसा प्लांट होता है कि जहाँ बहुत सूखा होता है, बिल्कुल कम पानी होता है, वहां भी ये सरवाइव कर जाता है। द टैपरूट आल्सो गुड एट एंकरिंग द प्लांट इनटू सॉइल। तो जो टैप रूट होती है वो गुड होती है पेड़ को मतलब एंकरिंग करने में, प्लांट को मिट्टी में, सो प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग ब्लोन ओवर इन ए विंडी एनवायरनमेंट, इसलिए बहुत तेज हवा आंधी वगैरह में वो प्लांट को पकड़े रखती है, वो गिर नहीं पाता। फाइब्रस रूट इन ग्रासेस एंड अदर मोनोकोट्स इंक्लूडिंग लिलीज एंड पाम प्लांट्स, जैसे घास, लिलीज और पाम प्लांट। द रूट सिस्टम इज ए फाइब्रस रूट सिस्टम, इनका जो सिस्टम है फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए डेंस मास ऑफ सिलेंडर, ये नीचे काफी फैली हुई सी होती है, डेंस होती है। एडवेंशियस रूट दैट अराइज फ्रॉम द स्टेम, जो कि स्टेम से अराइज होती है, जैसे ये वाली जो स्टेम है एक स्टार्टिंग, उसके बाद उससे सारी अलग अलग, क्लियर नहीं हो रहा इसमें, टैपरूट और फाइब्रस दोनों का ही पिक्चर क्लियर सी नहीं हो पा रही है, तो समझ लेते हैं इसको ऐसी। तो ये फाइब्रस रूट सिस्टम हैज नो सिंगल लार्ज स्टेप, इसमें कोई सिंगल एक मोटा तना नहीं होता, बिकॉज द एम्ब्रियोनिक रूट डाइज बैक व्हेन द प्लांट इज स्टिल यंग। द रूट ग्रो डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स फ्रॉम द स्टेम, ब्रांचिंग रिपीटेडली टू फॉर्म ए मास ऑफ लाइन रूट्स। मतलब जो एक मेन रूट होती है जो उससे उसके स्टार्टिंग से ही बहुत सारी रूट्स निकलती रहती है, और ऊपर की तरफ ऊपर से जहाँ से स्टेम स्टार्ट होता है
उसे बहुत सारा और एक घना फाइन मास सा बना देते हैं फाइन रूट्स का, मतलब डेंस डेंस रूट सिस्टम बनता है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, द रूट ऑफ सम प्लांट हैव मॉडिफाइड देमसेल्फ इन शेप, कुछ प्लांट की रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन टू अडेप्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन, उसके फंक्शन में भी अडेप्ट कर लेती है प्रिवेलिंग कंडीशन के अनुसार। सम ऑफ दीज मॉडिफिकेशन आर, कुछ मॉडिफिकेशन ये है स्टोरेज फूड, दिस कंसिस्ट ऑफ थिक एंड रूट्स, इसमें थिक एंड थिक रूट, जिन रूट में फूड कलेक्ट होता है, फूड स्टोर होता है, वो थिक होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हाई एनर्जी स्टोरेज, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड होते हैं, यूजुअली स्टार्च होता है। दीज आर फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू फ्लैशी एंड ट्यूबरस रूट, इनको आगे बांटा जाता है फ्लैशी रूट्स में और ट्यूबरस रूट्स में। एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स विद फ्लैशी रूट्स आर कैरेट, पेनेक्स एंड शुगर बीट, बीट वो जो होता है बीट रूट are the carrot, while those with tuberous roots are sweet potato, cassava and yam bean. स्वीट पोटैटो होता है शकरकंद, ठीक है, उसकी तो मोटी होती है, ट्यूबरस रूट होती है। और ये जो फ्लैशी वाली आती है उसमें है कैरेट और पेनेक्स और बीट रूट। सपोर्टिंग रूट, कुछ रूट सपोर्टिंग रूट बन जाती हैं। एक तो ये तो मॉडिफिकेटेड रूट की बात चल रही है, फूड स्टोरेज करने वाली रूट, सपोर्ट करने वाली रूट। सम प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स आल्सो डेवलप एडिशनल रूट्स फ्रॉम द लोअर स्टेम, कुछ प्लांट्स में फाइब्रस रूट होती हैं, वो एडिशनल रूट के रूप में नीचे उभरती हैं, मतलब लोअर वाले तने से। दीज गिव प्लांट्स एन एडिशनल सपोर्ट, इससे पौधों को एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है। द एडिशनल रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड गिव फर्म सपोर्ट टू द प्लांट्स, वो एडिशनल रूट नीचे की ओर जाती हैं और प्लांट को एक अच्छा सपोर्ट देती हैं। दीज काइंड ऑफ रूट्स आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट, इनको स्टिल्ट रूट भी कहा जाता है। मेज, शुगर केन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ रूट। शुगर केन और मेज में इस तरह की रूट होती है। रूट आल्सो ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द स्टेम ऑफ बैनियन ट्री, उसके अलावा बरगद के पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं वो नीचे की तरफ बढ़ती रहती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज रूट्स टच द ग्राउंड, और वो ग्राउंड को टच कर लेती हैं। ग्रेजुअली दे पेनिट्रेट द सॉइल, और धीरे धीरे मिट्टी को पेनिट्रेट करती है। दीज रूट कॉल्ड प्रॉप रूट्स, इनको प्रॉप रूट्स कहा जाता है। टेक सम सीड ऑफ ग्राम एंड पुट देम इन ए पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ एंड कीप द क्लॉथ वेट, चने कुछ लीजिए, काले वाले चने, उनको एक कपड़े पर रखिए और उसको गीला कर दीजिए। कीप इट इन एन ओपन प्लेस वेयर सनलाइट एंड एयर आर अवेलेबल, खुली जगह में रख दीजिए जहां पर सनलाइट भी अवेलेबल हो, हवा भी। आफ्टर ए फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व न्यू रूट हैव एमर्ज फ्रॉम द ग्राम सीड, तो आप देखेंगे उसमें से नई जड़ें निकल जाती हैं, व्हाइट व्हाइट से आ जाता है, स्प्राउट से आ जाता है। नाउ फाइंड आउट द टाइप ऑफ रूट, अब देखो वो किस प्रकार की रूट है। ठीक है, ये शुगर केन रूट, जैसे एक रूट के साथ साथ और सारी इकट्ठी हो गई, मेज रूट और रूट्स ऑफ बैनियन ट्री, ये जो आ रही है, जो वापस जमीन में जा रही है। In many places in the world, many 100-year-old banyan tree exist. They have developed many prop roots which have grown into tree. They have spread in large area. भारत में कई जगह पुराने बरगद के पेड़ हैं जिनमें प्रॉप रूट्स काफी सारी उग गई हैं और उन्होंने काफी सारे एरिया कवर कर लिया। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर है ये, अभी पहले ये देख लेते हैं। नोडुलेटेड रूट, they consist of small nodules like projections. The nodules contain रिजोबियम बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया रिजोबियम बैक्टीरिया होती है। बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, ये बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको पौधों के लिए मिट्टी में पौधों के लिए इंपोर्टेंट बनाता है। एंड मेक नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर द प्लांट, और उस नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए अवेलेबल करता है। द प्लांट हैविंग मॉड्यूलेटेड रूट्स आर कॉल्ड लिग्नियस प्लांट, इनको लिग्नियस प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीन्स, ग्राउंडनट, पीस, ग्राम, मूंग एक्सेट्रा, ये होते हैं नोडुलेटेड रूट्स वाले प्लांट। क्या फंक्शन होते हैं रूट के? एक तो फंक्शन यही है कि प्लांट को फिक्स रखती है मिट्टी में और सपोर्ट देती हैं। दूसरा है वाटर और मिनरल सॉल्ट मिट्टी से लेती हैं
और पूरे पेड़ में ट्रांसपोर्टेड करती हैं स्टेम एंड लीव्स में। रूट बाइंड सॉइल पार्टिकल टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी के कणों को आपस में बांध के रखते हैं, सॉइल इरोजन को से बचाती हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड इन देम, कुछ प्लांट की जो रूट्स है वो अपने उनमें फूड भी स्टोर करती हैं। विच इज यूज्ड एज पर रिक्वायरमेंट, जो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। सम मॉडिफाई रूट्स गिव एडिशनल सपोर्ट, कुछ मॉडिफाई रूट एडिशनल सपोर्ट देती हैं और टू प्लांट एंड एक्ट लाइक ए पिलर, पिलर की तरह कार्य करती हैं, जैसे प्रॉप रूट वगैरह, और ऊपर एक आए थे सपोर्टिंग रूट्स, इस तरह की रूट। तो ये क्वेश्चन आंसर है। अब रूट सिस्टम के बाद है शूट सिस्टम, जो भाग पेड़ से मिट्टी से ऊपर रहता है, जमीन से ऊपर रहता है। द शूट सिस्टम अबव ग्राउंड इज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द प्लांट, जो शूट सिस्टम है जो जमीन के ऊपर है वो बहुत मतलब ऑब्वियस पार्ट है प्लांट का। इट कंसिस्ट ऑफ द लीव्स, इसमें पत्तियां, स्टेम, फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं। द लीव एंड स्टेम आर द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ द प्लांट, ये कॉमन पार्ट है, सभी प्लांट्स में होते ही है। एज दे मेकअप ऑलमोस्ट द एंटायर एक्सपोज पोर्शन ऑफ द प्लांट, क्योंकि उन्हीं से ही जितना एक्सपोज एरिया है, जितना हमें दिखाई दे रहा है, वो बना हुआ होता है इनसे प्लांट और लीव्स एंड स्टेम से। सबसे पहले स्टेम, स्टेम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है प्लांट का। दैट बियर द ब्रांच, जिसमें ब्रांच होती है, लीव्स होती हैं, फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं। इट आल्सो बियर द वेट ऑफ द ब्रांचेस, और ये जो स्टेम पार्ट होता है ये ब्रांचेस का वजन भी सहन करता है। जैसे जड़ है नीचे, जड़ से आगे ये स्टेम, स्टेम में इधर ब्रांच जा रही है, इधर ब्रांच जा रही है, इधर फिर ब्रांच में से एक छोटी वो होती है पत्ती सी, एक डंडी से निकली रहती है बारीक सी, फिर उसको बाद पत्ती बनती है, फिर उसमें बर्ड्स हो रही, तो सबका जो वजन है वो ये ब्रांच सहन करती है। However, some plants have weak stem, कुछ plants की स्टेम वीक होती है, therefore they cannot stand without any support, वे बिना सपोर्ट के नहीं रह सकती। अब देखिए जैसे ये है ये वाली मनी प्लांट वगैरह में भी ऐसे ही होता है, ये है स्टेम इसका। अब ये स्टेम खड़ा नहीं हो सकता, इस पे पत्ती आ रही है तो इसको ऐसे लपेट रखा है, ऐसे ये क्रीपर्स जो होते हैं इनका ये स्टेम है, ये पत्ती आ रही है, चलो पत्ती तक तो ठीक है, लेकिन ये इतना भारी जिससे फल आ रहा है तो ये जमीन जमीन में ही फैलती है, ये आगे बढ़ती ही नहीं है, इनकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी सी जमीन में रहती है। Therefore, they cannot stand without any support. Trees have strong and good stem. पेड़ों में बड़ी मजबूत और बड़ी मजबूत लकड़ी की स्टेम होती है, मतलब सभी में लकड़ी की होती है, लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, वो पूरा लकड़ कहलाता है। शेफ्स हैव थिन, शेफ्स में थिन होती है बट स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होती है, जैसे तुलसा जी वगैरह, वो तो हर्ब्स में आएंगे। शर्ब में फूलों वाले जो पेड़ होते हैं, हर्ब्स हैव थिन एंड वीक स्टेम, हर्ब्स में थिन और वीक स्टेम होती है, शर्ब्स में थिन तो होती है लेकिन वो मजबूत होती है। क्रीपर्स में वीक स्टेम होती है, दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो जमीन पे रहते हैं, जैसे ये चीज। और ये ये हो गई ये वाले क्लाइंबर्स। द स्टेम ऑफ द हर्ब आल्सो कॉल्ड हर्बेसियस स्टेम, उनको हर्बेसियस स्टेम कहा जाता है। द स्टेम ऑफ ट्री कॉल्ड वुड स्टेम, ट्री की स्टेम को वुड स्टेम कहा जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेम डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द प्लांट। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी होता है। फूड स्टोरेज में, स्टोरेज ऑफ फूड, द स्टेम ऑफ सम प्लांट आर अंडरग्राउंड, कुछ उनकी जो स्टेम होती है अंडरग्राउंड होती है। दीज स्टेम स्टोर फूड एंड बिकम swollen फ्लैशी, ये जो स्टेम होती है इसमें यही इनका फूड स्टोर करते हैं और ये फ्लैशी बन जाते हैं। समटाइम वी कंफ्यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए रूट एंड ए स्टेम, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रूट है या स्टेम है। एक्चुअली सच काइंड ऑफ स्टेम बियर नोट्स, स्केली लीव्स एंड बर्ड्स विच वी नॉर्मली डू नॉट ऑब्जर्व, जो इस तरह की स्टेम होती है इनमें लीव्स भी होती है, छोटी छोटी बर्ड्स भी होती हैं जो कि हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देती। सब एग्जाम्पल ऑफ सच स्टेम और पोटैटो, जिंजर, जो आलू होता है जैसे ये इसका स्टेम होता है और यही हमारे लिए फूड है, इसमें फूड स्टोर होता है जिसके कारण ये मोटा हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलू में जरा जरा से ऐसे मतलब आइस सी निकल जाती है, छोटी छोटी सी। घर में भी आप कभी देखना, काफी दिन से रखा हुआ आलू होगा, उसमें निकलनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे ही अदरक का होता है। ये इनका फूड इसमें स्टोर करते हैं और यही हम फूड की तरह यूज करते हैं।
तो ये स्टोरेज ऑफ फूड वाली स्टेम हो गई। ए बर्ड इज कंडेंस्ड शूट, बर्ड जो होती है कली, वो कंडेंस्ड शूट होती है। ए न्यू शूट और ए न्यू फ्लावर में एमर्ज टू फॉर्म ए बर्ड, एक नया फूल बर्ड बनने में मिक्स होता है, मतलब एमर्ज होता है। बर्ड्स विच ग्रो इनटू ए न्यू शूट आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, जो कली एक नई शूट बनेगी जिससे, वो वेजिटेटिव बर्ड्स कहा जाता है। एंड बर्ड्स विच ग्रो इनटू फ्लावर आर कॉल्ड फ्लोरल बर्ड्स, और जो बर्ड्स जिससे फूल बनना है उसको फ्लोरल बर्ड कहा जाता है। किसी किसी पेड़ में जैसे फूल खिलना है उससे पहले कली बनेगी, लेकिन जो फूल का पेड़ नहीं है उस पे कुछ और चीज उगनी है तो वहां भी पहले बर्ड आएगी। फिर जैसे हरी मिर्च में जरा सा छोटा सा इतना सा बनता है बिल्कुल, फिर उसके बाद हरी मिर्च आ जाती है धीरे से, जो मिर्च का पेड़ होता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट, सम ऑफ द क्लाइंबर लाइक गोड, मनी प्लांट, ग्रेपवाइन एक्सेट्रा हैव स्टेम, वीक स्टेम, इनमें स्टेम जो होती है इनकी वीक होती है। सच प्लांट हैव एक्सलीट बर्ड, इनमें सहायता वाली बर्ड्स होती है जो हेल्पिंग होती है। विच आर मॉडिफाइड इनटू थिन, जो थिन वायरी कोइल्ड एंड लीफलेस प्रोजेक्शन नोन एज टेंड्रिल्स, लीफलेस प्रोजेक्ट, लीफ पत्तियां नहीं होती, और टेंड्रिल्स कहा जाता है उनको, जो बारीक होती है, कोइल्ड होती है, गोल गोल ऐसे घूमी हुई सी। These tendrils help plant to grow upward by calling surrounded external support. ये जो इनकी टेंड्रिल्स होती हैं ये प्लांट को ग्रो करने में सपोर्ट करती हैं, और इसको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है। To differentiate between a storage root and storage stem, dig out a potato and a carrot from the ground. Wash both of them. जो जमीन में आलू और कैरेट उगे हुए हैं उनको निकालिए, दोनों को धोइए प्रॉपरली, carefully. Now take a magnifying glass and observe both potato and carrot. You will observe that the carrot has only hair-like projection called root hair. Carrot पे hair-like projection होते हैं जिनको root hair कहा जाता है. Now observe potato. You will notice that it wears leaves, nodes and buds. इस पे leaves, nodes और buds होते हैं. This shows that potato is a stem. इससे पता चलता है कि पोटैटो एक स्टेम है that store food, while the carrot is a root. जबकि कैरेट एक रूट है which also store food. मतलब कैरेट में तो बहुत बारीक बारीक तंतु से धागा सा वो होते हैं, तो इसका मतलब वो रूट है और उस स्टोर फूड करती है। पोटैटो स्टेम है और स्टोर फूड करते हैं। फूड प्रिपरेशन, द स्टेम ऑफ सम प्लांट, और ये जो बर्ड्स हैं, लीव्स हैं, ये सब स्टेम में तो होते हैं। तो ये पोटैटो अपने आप में एक स्टेम है, तो इसलिए उसमें बर्ड्स, लीव्स और नोट्स दिखाई देते हैं। फूड प्रिपरेशन, द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आल्सो प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, कुछ पौधों में स्टेम फूड प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट, द स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट आर थिक, फ्लैशी एंड ग्रीन। कैक्टस प्लांट की जो स्टेम है वो मोटी होती है और फ्लैशी होती है, ग्रीन होती है, मोटी मोटी सी होती है ना। कैक्टस का पेड़ देखा हो, बुक में तो देखा ही होगा, सच में नहीं देखा तो। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस करते हैं वो, एंड प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। द थिक स्किन ऑफ द स्टेम आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस, और कैक्टस जनरली ग्रो इन डेजर्ट। जो थिक स्किन होती है, जो मोटी मोटी वो होती है उनकी, उसके कारण उनको वाटर लॉस से बचाते हैं, और इसलिए ये पौधे डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। दीज स्टेम आल्सो बियर थ्रोन, इन पे थ्रोन्स भी होते हैं, कांटे भी होते हैं कैक्टस में, जो कि एनिमल से अपने आप को बचाते हैं ग्रेजिंग करने से, एनिमल उनको सारा खाई ना जाए। फंक्शन ऑफ स्टेम, क्या फंक्शन होते हैं स्टेम के? इट सपोर्ट्स एंड होल्ड लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। स्टेम पे ही पत्तियां होती हैं, फ्लावर होती है, फ्रूट सब उसी पे आते हैं। सबको कंट्रोल मतलब पकड़ के रखता है वो, स्टेम को पकड़ के रखती है जड़, और इन सबको पकड़ के रखता है स्टेम। स्टेम सपोर्ट द लीव टू प्रोवाइड वाटर, स्टेम सपोर्ट करता है, पत्तियों को पानी देता है, मिनरल देता है, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल प्रोडक्ट बाय फोटोसिंथेसिस। और जो यूजेबल प्रोडक्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा आता है, एंड दस ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स, और ये स्टेम के से ही ये सब पार्ट्स में जाता है, लीव्स में, अदर पार्ट्स में। The xylem and the folium present in the vascular bundle of stem. Xylem और folium ये उसमें स्टेम में ही होते हैं,
कंडक्ट वाटर एंड मिनरल अक्रॉस द प्लांट। ये पूरे प्लांट में वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम और फोलियम। स्टेम बियर फ्लावर, स्टेम पे फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। इन पोजिशन दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। तो इस प्रकार पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टेम ही पूरा कराता है। फर्टिलाइजेशन एंड डिस्पर्जन ऑफ सीड, सीड के डिस्पर्जन का कार्य भी स्टेम पूरा कराता है। सम स्टेम अंडरगो मॉडिफिकेशन टू स्टोर फूड एंड वाटर। कुछ स्टेम अंडरगो मतलब नीचे जाकर मॉडिफाइड हो जाते हैं, फूड और वाटर को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल succulents. Some stems are modified to carry out vegetative propagation. कुछ स्टेम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करते हैं, विच इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन प्लांट, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है पौधों में जो होता है। पौधों में भी रिप्रोडक्शन होता है, जब भी तो नए पौधे होते हैं। तो जो स्टेम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है जिन स्टेम में, कुछ पौधों के स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, मतलब फॉर्म है। द अंडरग्राउंड स्टेम लुक लाइक रूट। जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो जड़ की तरह दिखती है। दीज रूट्स आर कॉल्ड रिजोम्स, इनको रिजोम्स कहा जाता है। दिस वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग मास ऑफ रूट्स। ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है रूट्स का बहुत सारा मास, गुच्छा। जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो एंड रिजोम्स, ये जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो ये सब रिजोम्स है, क्योंकि ये इनका जो फूड स्टोरेज होता है वो इनके स्टेम में होता है, और स्टेम ही इनका रूट का काम करते हैं इसमें। What are function of stems? Two example of plant that have modified stem to store food. How do trending give additional support to plant? Why do desert plant have stem with thick skin? The leaves. The importance of green leaves is easily overlooked. जो पत्तियों का महत्व है, हरी पत्तियों का, वो इजिली दिखता है, मतलब ओवरलुक, तो उसको मतलब पत्तियों के महत्व को ओवरलुक करते हैं। Beside telling us about the health and nourishment of our crop, green leaves are actually the food factory for the plant. फसल के अच्छे नरिशमेंट के लिए ये जो फूड ग्रीन पत्ती है, ये पौधों के लिए फूड फैक्ट्री है, तो इसलिए पौधों के अच्छे नरिशमेंट के लिए पत्तियों का बहुत महत्व है। इन द ग्रीन लीफ शुगर एंड स्टार्च आर मेड। हरी पत्तियों में शुगर स्टार्च आर मेड प्लांट ग्रोथ एंड फॉर स्टोरेज इन द रूट्स एंड द फ्रूट। हरी पत्तियों में प्लांट ग्रोथ करते हैं रूट में और फ्रूट में। देखिए इसको आसानी से मतलब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन लीव्स इज इजिली ओवरलुक्ड। हरी पत्तियों के जो महत्व है उसको आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है, मतलब उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। Beside telling us about the health and nourishment of our crop, green leaves are actually the food factory of the plant. जो जैसे हम आम जो फर्स्ट नजर डालते हैं किसी पेड़ पर, हमें दिखाई देता है कि भाई हरा भरा पेड़ है, तो इसका मतलब पत्तियों का काम क्या है, हमारे फसल के बारे में तो बता ही रही है कि फसल बहुत बढ़िया हो रही है, हेल्थ हो रही है उसकी अच्छी, मतलब फसल बढ़िया है। साथ ही जो पत्तियां हैं, हरी पत्तियां, ये हमारे फसल की, हमारे पेड़ की, हमारे पौधों की फूड फैक्ट्री है, भोजन बनाने का कारखाना है। इन द ग्रीन लीव्स शुगर एंड स्टार्च आर मेड। हरी पत्तियों में शुगर और स्टार्च बन जाता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ और फूड स्टोरेज के लिए जड़ में और इसमें फल में जरूरी है। मतलब हरी पत्ती क्या करती है, शुगर और स्टार्च के रूप में ग्रो करती है, भोजन बनाती है। काहे के लिए? स्टोरेज के लिए। कहीं किसी के तो जड़ में स्टोरेज होता है, किसी के फ्रूट में स्टोरेज होता है, तो उस स्टोरेज के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए हरी पत्ती शुगर और स्टार्च बनाती है। दिस इज नो कॉमन टास्क, ये कोई कॉमन टास्क नहीं है। इन फैक्ट ग्रीन लीफ इज ए ओनली लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन ट्रांसफॉर्म द सनलाइट इनटू फूड एनर्जी। केवल संसार में ये जो हरी पत्तियां हैं, यही एक मात्र ऐसी लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब लिविंग थिंग है, जो कि सूरज की रोशनी को फूड में, मतलब फूड गिविंग
एनर्जी में परिवर्तित कर सकता है। सूरज से रोशनी तो बहुत आ रही है, एनर्जी तो खूब आ रही है, लेकिन उसको खाने की खाद एनर्जी में परिवर्तित कर सकता है। ऐसा कार्य केवल लिविंग थिंग में, पूरे संसार में पत्तियां ही कर सकती है। और जो क्या कहते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच लीव परफॉर्म दिस टास्क, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पत्तियां इस काम को कंप्लीट करती हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड नॉट स्टिल अंडरस्टूड बाय द एक्सपर्ट, और अभी तक भी एक्सपर्ट के द्वारा इसको समझा नहीं जा सका। टू मेक स्टार्च एंड शुगर, द लीव टेक इन सर्टेन एलिमेंट फ्रॉम द एयर, स्टार्च और शुगर बनाने के लिए पत्तियां सर्टेन एलिमेंट्स लेती हैं हवा से, एंड कंबाइन देम विद वाटर, उनको पानी से मिला देती है, एंड न्यूट्रिशन ब्रोट अप बाय द रूट्स, और वो न्यूट्रिशन मिनरल्स वगैरह ले लेती हैं जो कि जड़ों से आया है, मिट्टी से आया है। सनलाइट इज द एनर्जी यूज टू परफॉर्म द टास्क, सनलाइट वो एनर्जी है जो इस टास्क को परफॉर्म करने में यूज होती है। दिस प्रोसेस कैन ओनली टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ये जो प्रोसेस है ये केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में ही संभव हो सकता है। When yellow or off colored leaves are noticed on the crop, the farmer knows that such plants are not producing food. यदि खेत में हम अपने सिंपल घर में यदि पौधे लगे हुए हैं उसमें भी देखिए, यदि कोई पत्ता पीला हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये तो सूख गया, उसको हटा देते हैं कई बार। और ऐसे फार्मर भी समझ जाता है कि इस ये जो एरिया पीला हो गया, फसल पीली पड़ गई, इसका मतलब फूड प्रिपेयर नहीं हो रहा पौधे में। तो समझ में आया कि स्टार्च और शुगर बनाने के लिए पत्तियां कुछ एलिमेंट लेती हैं हवा से और उनको पानी से मिला देती हैं, न्यूट्रिएंट से मिला देती हैं जो कि जड़ से आया है, मिट्टी से आया है। और सनलाइट इसमें यूज होती है। इस सनलाइट इज द सनलाइट वो एनर्जी है जो सारी प्रोसीजर में यूज हो रही है। और ये जो प्रोसेस है ये केवल ग्रीन प्लांट में होता है और येलो और ऑफ कलर्ड प्लांट में नहीं होता, जिसको देखकर फार्मर समझ जाते हैं कि फूड प्लांट नॉट प्रोड्यूसिंग फूड, फूड प्रोसेस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ऑफ कलर लीव्स इंडिकेट, ऑफ कलर की जो पत्तियां होती हैं वो इंडिकेट करती है क्राइसिस फॉर प्लांट ग्रोथ, पता चलता है कि प्लांट की ग्रोथ पर कुछ प्रॉब्लम है। द फार्मर शुड स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड एंड करेक्ट द प्रॉब्लम, फिर फार्मर समझने की कोशिश करता है भी क्या हो, मेरे पत्ते पीले क्यों हो रहे हैं, फिर उसको सही करता है, कई बार प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाती है। अरेंजमेंट ऑफ लीव, लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑफ ए स्टेम, जो लीव्स होती हैं स्टेम के नोड से होती हैं। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न अल्टरनेट, इस पैटर्न में, इन दिस पैटर्न ओनली ए सिंगल लीव कम आउट फ्रॉम ए नोड, एग्जाम्पल मैंगो सनफ्लावर। अल्टरनेट पैटर्न में केवल एक सिंगल लीफ ही बाहर आती है उस नोड से, अलग अलग नोड से अलग अलग पत्तियां आती हैं। मैंगो और सनफ्लावर में ये होता है। अपोजिट, इन पैटर्न टू लीव्स कम फ्रॉम ए नोड, एग्जाम्पल क्लैट्रोफिस जामुन, एक नोड से दो पत्तियां, एक इधर को एक इधर को, इस तरह से बाहर आती है। और इन दिस पैटर्न थ्री और मोर लीव्स कम आउट फ्रॉम ए नोड, एग्जाम्पल ओलेंडर, एक ही उससे कई पत्तियां बाहर आती हैं इस तरह से, अपोजिट, इधर इधर, अल्टरनेट, एक पत्ती। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, लीव्स का भी मॉडिफिकेशन होता है, जैसे स्टेम का होता था, रूट का होता था, ऐसी लीव्स का होता है। इन मैनी प्लांट्स लीव गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन अदर देन द नॉर्मल वन, सच एज फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। कुछ पौधों में लीव्स स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं इनके फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन के अलावा। समटाइम दीज मॉडिफिकेशन आर इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन, कभी कभी ये जो मॉडिफिकेशन है ये एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए रेस्पॉन्स होता है, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड और वाटर। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स ग्रो इनसाइड द सॉइल, कुछ पौधों की पत्तियां जमीन के अंदर की तरफ ग्रो करती हैं। दीज लीव आल्सो कम आउट ऑफ द सॉइल, और ये मिट्टी से ही बाहर आती हैं। दीज लीव सिंथेसाइज फूड, ये फूड को सिंथेसाइज करती है, एंड स्टोर फूड इन द लोअर पार्ट अंडरग्राउंड, लोअर पार्ट में फूड को स्टोर करती हैं। इन दिस वे दे बिकम फ्लैशी, फॉर एग्जाम्पल ओनियन, इस प्रकार वे फ्लैशी हो जाती हैं, और जैसे ओनियन इसका एग्जाम्पल। एडिशन सपोर्ट, टेंड्रिल्स और सम मॉडिफाई लीव्स, टेंड्रिल्स भी मॉडिफाई लीव्स हैं। द लीव्स ऑफ स्वीट पी, मटर, हैव ब्रॉड लीफलेट्स, चौड़ी होती हैं। द रेस्ट आर टेंड्रिल्स,
विच अटैच द प्लांट फॉर्मली टू ए सपोर्ट। बाकी सब टेंड्रिल्स होती हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रदान करती हैं। Protection. In some plants, leaves have modified into spines or thorns, which protect plant from water loss by transpiration. कुछ पौधों में पत्तियां मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइन्स के रूप में और थॉर्न्स के रूप में, कांटों के रूप में, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं, लॉस बाय वाटर के लॉस होने से बचाती हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन में लॉस होता है वाटर। द थ्रॉन्स ऑफ द लीव्स आर प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल, और थ्रॉन्स बचाते हैं प्लांट्स को एनिमल्स के ग्रेजिंग से, कि वो उनको खाना ले। पी gloriosa. Functional leaf. Main function of the leaf is to prepare food for the plant by process of photosynthesis. मेन फंक्शन तो फूड प्रिपेयर करना है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। लीव परफॉर्म ट्रांसपिरेशन, which is the process through which leaf throw out excess water absorbed by the roots. Transpiration also help in to keep plant cool during summer. और जो एक पत्ती का महत्वपूर्ण फंक्शन है ट्रांसपिरेशन, जिसमें क्या होता है कि पत्तियां एक्सेस वाटर को, जो कि रूट ने ऑब्जर्व कर लिया है, उसको बाहर निकालती है। मॉइस्चर सा आ जाता है उन पर, तो वो एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकालती है। और ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है प्लांट को कूल रखने में गर्मियों के दौरान भी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन का जो कार्य होता है, एक तो ट्रांसपिरेशन होता है, एक रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में ये जो लीव्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। मॉडिफाई लीव्स स्टोर फूड एंड वाटर। मॉडिफाई लीव्स फूड और वाटर को स्टोर करती हैं। सम अदर मॉडिफाई लीव गिव सपोर्ट टू प्लांट। कुछ मॉडिफाई लीव सपोर्ट भी प्लांट प्रदान करती हैं। सम मॉडिफाई लीव रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करती है, वाटर लॉस होने से बचाती है। बिसाइड दे आल्सो प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल, और ग्रेजिंग से भी बचाती है उसको। द फ्लावर्स, फ्लावर और द मेन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर मेन वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड फ्रेग्रेंस। द प्लांट विच बियर फ्रूट्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर मेन वेजिटेटिव पार्ट है, डिफरेंट कलर, शेप, साइज के हो सकते हैं, खुशबू में हो सकते हैं। जो प्लांट है वो ही फ्रूट को बियर करता है, जिसमें फ्रूट आता है उसमें पहले फूल आता है, which bear fruit are called flowering plant. Structure of a flower. Flower are reproductive structure produced by plant. Flower एक reproductive structure होता है plant का, by which plant belong to group known as angiosperms और flowering plant, जिसके कारण वो अमुक पौधा एंजियोस्पर्म्स कहलाता है और फ्लावरिंग प्लांट कहलाता है, क्योंकि वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। This group include an enormous variety of different plant. इस ग्रुप में variety of different plants आते हैं, ranging from buttercup से लेकर and orchids to oak tree, orchid और oak tree जैसे बड़े पेड़, and grasses और छोटे छोटे grass. There are about 1,100,000, 10,000, 2 लाख, 2,50,000 known species. लगभग 2,50,000 स्पीसीज हैं इनकी प्लांट की। और तो फ्लावर डिफर इन शेप, साइज एंड कलर, येट दे हैव सेम बेसिक पार्ट। फ्लावर के साइज, कलर, शेप अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक पार्ट है वो सबके सेम है। नंबर 1, पेडिसेल एंड थैलेमस, कैलेक्स एंड सेपल्स, कोरोला और पेटल्स, एंडोशियम एंड स्टेमेंस, गायनोशियम और पिस्टल कार्पल्स। ये इनके नाम दिए हुए हैं पार्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे पेटल्स, और इसको कहा गया एंथर। फिलामेंट, जैसे बल्ब में होता है ना वैसी बनी होती है, उसे फिलामेंट ही कहते हैं। पेटल, ओवल विद एम्ब्रोसैक, ये वाला। सेपल, ये जो ग्रीन वाली है। रिसेप्टेकल,
इसको मोटे वाले पार्ट को, पेडिकल ये वाला, स्टाइल बीच वाले उसको, ओवरी जिसमें ये एम्ब्रोसैक है उसको कह रहे हैं ओवरी। पेडिकल एंड थैलेमस, द फ्लावर इज बोर्न ऑन स्टॉक कार्ड पेडिकल, जो स्टॉक पे आता है वो पार्ट पेडिकल कहलाता है, ये सबसे नीचे वाला। द टिप ऑफ द पेडिकल इज कॉल्ड थैलेमस, इसका जो टिप है, द टिप ऑफ द पेडिकल इज कॉल्ड थैलेमस, वो नहीं दिया हुआ है इसमें। और रिसेप्टेकल ये हो गया पेडिकल, इससे ऊपर चले, ये जहाँ खत्म हो गया पेडिकल वाला पार्ट, इसको कहा है रिसेप्टेकल। इट इज कंडेंस्ड इंटरनोड एंड बियर्स ऑल द 4 वॉल्स ऑफ ए फ्लावर, इसमें इंटरनोड्स होते हैं और जितने 4 वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स ऑफ ए फ्लावर, वॉल्स दिए हुए इसमें कहीं, ठीक है आगे देखते हैं। अभी तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये पेडिकल हो गया, ये ऊपर का थैलेमस हो गया। फिर नेक्स्ट है सालेक्स एंड सेपल, इट इज द outermost fold of a flower which is green in color, जो green color का होता है, it protect the growing flower or the buds, the hole formed by a sepal is called calyx, sepal। corolla और petals, petals from the second wall, these are colored, ये colored होते हैं and bright, they attract insect, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पोलिनेशन, ऑल द पेटल टुगेदर फॉर्म द कार्ड वुड कार्ड कोरोला। एंड्रोशियम एंड स्टेमेंस, द स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, जो स्टेमेंस होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के। स्टेमेंस लिखा है इसको, ये एंथर और फिलामेंट। Each stamens consist of thin stalk or filament and 2 lobed head called anther, ये चीज एंथर और फिलामेंट, ये ऊपर वाला एंथर और ये डंडी फिलामेंट, और ये होते हैं स्टेमन्स, इन दोनों, ये दोनों मिलके बनाते हैं इसको, ये समझ लीजिए स्टेमन्स में ये दोनों होते हैं। ईच लोब ऑफ द अनदर कंटेन ए पेयर ऑफ सैक इनसाइड विच पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, इसमें एक सैक टाइप होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होता है। दीज पोलन ग्रेन्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। गायनोशियम और पिस्टल, द गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ 1 or more फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड कार्पल्स, ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेमन्स, और जो ये गायनोशियम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये कार्पल्स हो गए, इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये। ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, ओवरी, बेसल स्वाइलन पार्ट, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी अभी हमने पढ़ा था, ओवरी ये है, और ये सैक है एम्ब्रोसैक, जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फीमेल जो पार्ट है, और ये है स्टाइल, 3 पार्ट है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा ये स्टिग्मा, ये एम्ब्रोसैक हो गया, ये ओवरी हो गया, ऊपर जाके स्टेम कहलाया, और इसको ही और ऊपर जाके स्टिग्मा कहलाया। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए प्लांट के। पिस्टल इज ए स्टिकी पार्ट विच रिसीव पोलन ग्रेन, पिस्टल एक स्टिकी पार्ट है जो कि इन तीनों से मिलकर बना है, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, पिस्टल, ये स्टिकी पार्ट होता है जिसमें पोलन, जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। द ओवरी बियर्स द ओवुलस ऑन ए रेज्ड टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, ईच ओवल constitutes the female reproductive cell called ovum। फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर के फंक्शन क्या है? फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है, मतलब प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ही होता है। इन दिस प्रोसेस इट प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, और इस प्रोसेस के बाद उसमें फ्रूट और सीड बनते हैं। दैट सीड जर्मिनेट टू ए न्यू प्लांट, सीड न्यू प्लांट पे जर्मिनेट करता है। फ्लावर हैव डिफरेंट ऑर्डर, फ्लावर की अलग खुशबू होती है। सो डिफरेंट फ्लावर यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम
फ्लावर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन, रोज, लेवेंडर, इनके परफ्यूम बनते हैं। और एरोमा थेरेपी में मैनी डिजीज को क्योर करने में यूज होता है। फ्लावर आर आल्सो यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पज एट वेरियस ओकेजन। ड्राई फ्लावर बड सच एज क्लोव एंड सैफरन आर यूज्ड एज स्पाइस इन अवर फूड। जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं जैसे बर्ड्स, लौंग है, सैफरन है, केसर है, ये हमारे फूड में यूज होते हैं। फ्लावर कंटेन नेक्टर विच अट्रैक्ट हनी बी। इसमें नेक्टर होता है जो कि हनी बी को अट्रैक्ट करता है। हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड मेक हनी। हनी बी यहाँ से नेक्टर कलेक्ट करके शहद बनाती है छत्ते में ले जाके। हनी बी ये कर रही है नेक्टर कलेक्ट, और ये इसका बन गया है छत्ता। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे बढ़िया शेप के वो बने रहते हैं, इनमें सब में शहद भरा रहता है। Type of flower. On the basis of sexual production, flower are two types, unisexual flower and bisexual flower. उनके सेक्सुअल प्रोडक्शन के आधार पर दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन मैनी फ्लावर ओनली वन ऑफ द एसेंशियल होल इज फाउंड। कुछ फ्लावर में केवल वन होल पाया जाता है। सच फ्लावर आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो केवल एक ही होल पाया जाता है जिसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कर्बिट्स, मलबरी एक्सेट्रा। इन मोस्ट फ्लावर ऑल द फोर होल्स आर फाउंड। ज्यादातर फ्लावर में फोर होल्स पाए जाते हैं। सच फ्लावर आर कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। इनको कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, चाइना, रोज एक्सेट्रा। इफ एनी वन ऑफ द होल इज एब्सेंट फ्रॉम ए फ्लावर इट इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट फ्लावर। यदि इन चार में से कोई एक भी गायब है तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। ज्यादातर फ्लावर में फोर होल्स पाए जाते हैं और मैनी फ्लावर ओनली वन ऑफ द एसेंशियल, केवल इसमें केवल एक ही पाया जाता है और उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ये होगा सूरजमुखी के फ्लावर में भी शायद बीच में, गेंदे के फूल में बीच में केवल एक होता है, सारी पत्तियां हटाकर केवल एक चीज एक वो निकलता है। तो वो भी शायद इसी में ही आता है। किसी गेंदे का फूल आसानी से आपको मिल जाएगा, उसको कभी जरा तोड़ के देखिए, उसमें भी ओनली वन ऑल इज फाउंड। तो मे बी दैट इज ऑल्सो ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फिर है बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर इज अ फ्लावर दैट कंटेन बोथ मेल फ्लावर एंड फीमेल बर्ड्स। बायसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें दोनों ही होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल बर्ड्स होती हैं। द मेल फ्लावर कैन बी आइडेंटिफाई एज ए स्मॉल बॉल ऑन द एंड ऑफ द स्टिंग अंटिल इट ओपन अप इनटू ए स्मॉल येलो फ्लावर। मेल फ्लावर आइडेंटिफाई ऐसे किया जा सकता है कि एक स्मॉल बॉल से निकलती है अंत में, स्ट्रिंग के एंड में, अंटिल इट ओपन, जब तक कि वो खिलता है, into a small flower. The female bud can be identified first as a small white hair। और फीमेल बर्ड को ऐसे पहचाना जाता है उसमें जब वो स्टार्टिंग में एक स्मॉल व्हाइट हेयर इनसाइड ऑफ ए क्रिस्टल कवर्ड पिस्टल, क्रिस्टल कवर के अंदर। व्हेन बोथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आर आइडेंटिफाइड ऑन ए सिंगल प्लांट, जब दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक एक सिंगल प्लांट में दिखाई दे जाती हैं तो ऐसे प्लांट्स को बायसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पी, चाइना रोज, कॉटन एक्सेट्रा। बायसेक्सुअल फ्लावर में कॉटन का है, गुड़हल का है, और ये भी कोई सा पता नहीं कौन सा फ्लावर है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। द फ्रूट इज फाउंड ऑन ऑल एनिगोस्पर्म प्लांट। फ्रूट सभी एनिगोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है। एंड प्रोड्यूस द पोलिनेशन ऑफ फ्लावर। वो फ्लावर के पोलिनेशन को प्रोड्यूस करता है। दे कम इन ह्यूज वेराइटी ऑफ कलर्स, शेप, साइज, एंड ओनली a teeny fraction of all fruits is commonly eaten by human। वे अलग अलग कलर, शेप, साइज में आते हैं और इनका एक जो सिंपल कॉमन बात है वो ये है कि सभी ह्यूमन के द्वारा खाए जाते हैं। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ swollen ovaries। वे swollen ovaries का प्रोडक्ट है। एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स, और अन्य फ्लोरल पार्ट का, इनसाइड विच द सीड ऑफ द प्लांट इज ग्रोन एंड स्टोर्ड। उसके अंदर पौधे का जो बीज है वो ग्रो होता है और स्टोर है। फूलों में, इसमें फलों में उनके बीज भी स्टोर रहते हैं, कुछ में सिंगल होते हैं, कुछ में ज्यादा होते हैं।
fruits can be fleshy, fruit fleshy होते हैं such as apple, peaches, or they can be dry fruits such as beans, acorn and walnuts. Fruit है two parts, pericarp and fruit wall and the seed. दो पार्ट होते हैं, एक तो पेरिकार्प जिसको फ्रूट वॉल भी कहते हैं और सीड. पेरिकार्प इज डेवलप्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी. जो पेरिकार्प होता है पौधे के इसके फूल के ओवरी से डेवलप होता है. सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम इट्स ओवल. सीड्स इसके ओवल से डेवलप होते हैं. अभी जैसे हमने इस चित्र में देखा था, ओवल विद एम्ब्रोसैक. तो सीड यहाँ से डेवलप होते हैं और ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है. Seeds are developed from its ovule and the pericarp consists of 3 layers. और pericarp is developed from the wall of ovule. ठीक है, 3 लेयर होती है. सबसे पहली लेयर होती है एपिकार्प. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड एपिकार्प विच फ्रॉम द स्किन ऑफ द फ्रूट. जिससे फल का छिलका ही बनता है, उसको एपिकार्प कहा जाता है. फिर है मेसोकार्प. दिस इज द सेकंड लेयर आफ्टर एपिकार्प. ये सेकंड लेयर होती है. उसके बाद जो फ्लैशी और ईडेबल लेयर होती है. अब जैसे ऊपर का छिलका उतार दिया वो एपिकार्प हो गया. फिर अंदर का जो हमने खाया वो हो गया एडिबल लेयर फ्लैशी, जिसको कह रहे हैं मेसोकार्प. और फिर एंडोकार्प. दिस इज द इनर मोस्ट लेयर विच एनक्लोज द सीड ऑफ फ्रूट. फिर जो अंदर का एरिया है वो होता है एंडोकार्प. collect different type of flower. Name the parts they contain. Write whether they are bisexual or unisexual. 3 फ्लावर कीजिए इकट्ठे, उनके पार्ट्स लिखिए, फिर बताइए. फंक्शन ऑफ फ्रूट. फ्रूट का फंक्शन क्या है? फ्रूट आर द डिलीशियस पार्ट ऑफ ए प्लांट. डिलीशियस पार्ट है प्लांट का. आल्सो कंटेन मैनी विटामिन एंड फाइबर्स. विटामिन और फाइबर होते हैं. फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन. फ्रूट जो है सीड को प्रोटेक्ट करता है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में. फ्रूट्स हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड. फ्रूट से सीड का डिस्पर्जल भी होता है. ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनिमल ईट द फ्रूट, थ्रो देयर सीड, सीड्स अगेन ग्रो इन द सोइल. एनिमल और ह्यूमन बीइंग फल खाते हैं, सीड को फेंक देते हैं, वो इधर उधर गिर जाते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं. The seed is a in plant is the part that is developed from the ovules after fertilization. सीड वो पार्ट है जो कि डेवलप होता है ओवल्स में फर्टिलाइजेशन के बाद. दे आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ओवरी. वे फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं. ईच सीड हैज ए बेबी प्लांट इनसाइड इट. प्रत्येक सीड में अंदर एक बेबी प्लांट होता है विच इज कॉल्ड एन एम्ब्रो, जिसको एम्ब्रो कहते हैं. द एम्ब्रो हैज एन आउटर कवरिंग कॉल्ड कोटिलिडोन्स. एम्ब्रो की एक कवर होता है जिसको कोटिलिडोन्स कहते हैं. विच प्रोटेक्ट्स एम्ब्रो फ्रॉम एनी हार्म. जो उसको किसी भी हार्म से बचाते हैं. इट आल्सो स्टोर फूड नीड बाय द एम्ब्रो टू ग्रो. ये फूड भी स्टोर करते हैं जो कि एम्ब्रो के द्वारा जरूरत होता है ग्रो करने के लिए. सीड में फूड स्टोर होता है. सीड के अंदर एम्ब्रो होता है जो कि नया जिससे वो बनता है. और फूड सीड जो है फूड को भी स्टोर करके रखता है जो कि एम्ब्रो को चाहिए ग्रो करने के लिए. एम्ब्रो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, प्लूम्यूल एंड रेडिकल. प्लूम्यूल दिस पार्ट ऑफ सीड ग्रो इनटू शूट. ये शूट में ग्रो करता है प्लूम्यूल. और रेडिकल जो पार्ट होता है ये ग्रो इनटू रूट. ये रूट में ग्रो करता है. व्हेन ए सीड फाइंड्स फेवरेबल कंडीशन ऑफ. जब एक सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर प्रॉपर मिल जाता है, इट ग्रोज इनटू बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग. तो बेबी प्लांट में ग्रो करने लगता है जिसको सीडलिंग कहते हैं. ए सीडलिंग ग्रो इनटू प्लांट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट. जो सीडलिंग है वो समय के साथ साथ उसमें पेड़ मतलब वो करता है, फ्लावर और फ्रूट भी आ जाते हैं उसमें समय के साथ साथ. कोटिलिडोन्स ये जो आउटर है, द एम्ब्रो हैज एन आउटर कवरिंग कोटिलिडोन्स. ये आउटर एरिया है और एम्ब्रो इसके अंदर है. और एक है प्लूम्यूल, वो नहीं है इसमें. फंक्शन ऑफ सीड. सीड के क्या फंक्शन है? ए सीड इज सोन टू ऑब्टेन ए प्लांट ऑफ सेम काइंड. सीड बोया जाता है जब उस तरह के और प्लांट ग्रो करेंगे. इन दिस वे द स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड इज प्रिजर्व. एक पर्टिकुलर काइंड की एक पर्टिकुलर स्पीसीज की
को प्रिजर्व करता है ये सीड। सीड आल्सो प्रोटेक्ट द एम्ब्रो, उसमें एम्ब्रो होता है और प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीड के अंदर एम्ब्रो होता है और सीड ही उसको नरिशमेंट प्रदान करता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। रूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट एग्जिस्टिंग अंडर द सोइल। शूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एग्जिस्ट अबव द ग्राउंड। Internode, the length of the stem between two successive nodes. Bud, a condensed shoot. Leaf, flat, thin, green and lateral structure on a plant. Ventlets, the network of fine thread-like connector from petiole to lamina. Stamens, male reproductive organ of a flower. Carpels, female reproductive organ of a flower. Cotyledons, the outer covering of seed which protect the embryo. There are many types of plants on the earth, including flowering plants and non-flowering plants. The underground part of the plant from root system and the part above the ground from the shoot system. The branches of primary root are called secondary root. The two system of roots are the taproot and fibrous root. Some stems are modified to carry out vegetative propagation, which is the form of asexual reproduction seen in plant. Buds which grow into a new shoot are called vegetative buds. A leaf generally consists of a leaf, stalk or petiole. Bisexual flower is a flower that contains both male flower and female buds. Flower are specially modified shoot. The seen in a plant is the part that is developed from the ovilus after fertilization. When a seed finds favorable condition of water, oxygen and temperature, it grows into a baby plant called seedling. Exercises है ये. Okay, chapter is completed. Chapter 6, Class 6, Science, Body Movement. Structure of a body, human skeleton, movement and locomotion, movement in human beings, body structure and movement of other animals, some important life process of human being. We move our mouth when we chew food. जब हम अपना खाना चबाते हैं तो मुंह चलाते हैं ना, बोलते समय मुंह चल रहा है. We move our head up and down while nodding, saying yes, no. We move our back to lift something, कुछ उठाना होता है, डाउन करते हैं. We move our arm at the shoulder while bowling, ऐसे उठाते हैं. We bend our arm at the elbow while putting foot, ऐसे बैंड करते हैं. We bend our finger of a hand to grip an object, किसी चीज को पकड़ने के लिए ग्रिप करते हैं. But when we walk by using legs, then we move our whole body from one place to another. जब हम अपनी लेग को मूव करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जाती है आगे. The ability of human being or animal to move its body from one place to another is called locomotion. ये जो एबिलिटी है ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में, अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, ये लोकोमोशन कहलाती है. ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स शो टू टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट. दो तरह के बॉडी मूवमेंट शो करते हैं ह्यूमन बीइंग या एनिमल बीइंग. मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, एक तो केवल बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट, जैसे मुंह हो गया, सिर हो गया, बैकबोन हो गया, आर्म्स हो गया, हैंड हो गए, लेग्स एंड फुट. एक मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच इज कॉल्ड लोकोमोशन. पूरी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह जाना लोकोमोशन कहलाता है. लोकोमोशन इज सीन इन बोथ हायर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल, एंड लोअर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड फंगी. लोकोमोशन सभी में ही देखा जा सकता है, जो बड़े ऑर्गेनिज्म है जैसे एनिमल्स वगैरह में, और लोअर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंगी में भी, सभी में होता है. स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी. वर्टिब्रेट्स, बॉडी का स्ट्रक्चर के आधार पर सबसे पहले बात करेंगे वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट आर द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ स्पीसीज इन एनिमल किंगडम.
वर्टिब्रेट्स मोस्ट एडवांस फॉर्म है एनिमल किंगडम की। मेंबर्स पोजेस ए वेल डिफाइंड इंटरनल स्केलेटन सिस्टम विच इंक्लूड ए बैकबोन। जो मेंबर्स जिनमें एक सिस्टम होता है, वेल डिफाइंड इंटरनल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम होता है, इंक्लूडिंग ए बैकबोन। अब जैसे जो एनिमल होते हैं जो ऐसे उस पे चलते हैं, मतलब 4 पैरों पे, और वो है स्केलेटन तो उनमें भी होता है, बैकबोन भी होती है, इंक्लूडिंग ए बैकबोन। इन ह्यूमन द स्पाइनल कॉर्ड रन अलोंग द बॉडी बिटवीन ए caudal एंड कार्नियल रीजन कनेक्टिंग द नर्व टिश्यू। ह्यूमंस में स्पाइनल जो कॉर्ड होती है वो बॉडी में, बॉडी के अलोंग कार्डन और कार्नियल रीजन्स को कनेक्ट करती है नर्व टिश्यू से, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। वर्टिब्रेट आल्सो हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम। वर्टिब्रेट्स में मोर कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होते हैं व्हेन कंपेयर टू द इनवर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में। ऑर्गन सिस्टम लाइक द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स विद मेनी एडिशनल फंक्शन। जो ऑर्गन है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन क्रिया होती है हमारी, वो भी एक क्वाइट कॉम्प्लेक्स एडिशनल फंक्शन है, जो कि सभी में होता है, सभी एनिमल्स में भी होता है, वर्टिब्रेट्स में भी होता है, इनवर्टिब्रेट में भी होता है। Even the sensory organ are more advanced, which help vertebrate adapt to their respective environment. जो सेंसरी सिस्टम है वो भी काफी एडवांस है, जो वर्टिब्रेट्स को उनके एनवायरमेंट से अडेप्ट करने में हेल्प करता है। On average, the overall count of vertebrates existing on the planet Earth is around, तो इस प्रकार जो एवरेज, ओवरऑल एवरेज है वर्टिब्रेट्स का जो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं, वो लगभग 57,000 से 58,000 के बीच में है, प्लेनेट पर जो वर्टिब्रेट एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट इंक्लूड आल कोरिडेट्स सच एज मैमल्स। वर्टिब्रेट्स में मैमल्स, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। The main characteristics of vertebrates are that members have bilaterally symmetrical bodies and a brain enclosed by a skull. जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वर्टिब्रेट्स की, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है और इसमें ब्रेन होता है जो कि स्कल्स के द्वारा स्कल में एनक्लोज रहता है। बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडीज का मतलब ये है कि ऐसे, और इसके इधर भी, इसके इधर भी, जैसे इस बीच में से हाफ और आधा इधर आधा इधर, कुछ इस तरह से बायलेटरली सिमेट्रिकल। और एनक्लोज्ड बाय स्कल, स्कल होता ही है ऊपर। वर्टिब्रेट्स सही में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनमें ये बीच में हड्डी होती है, आधा उनका पार्ट इधर हो गया, आधा पार्ट इधर हो गया। बोन इज वेरी हार्ड मटेरियल, इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, कैल्शियम फॉस्फेट, ए मिनरल साल्ट। बोन एक काफी हार्ड मटेरियल है, लिविंग सेल से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट एक मिनरल सॉल्ट, एंड कोलेजन प्रोटीन। कार्टिलेज इज मोर इलास्टिक एंड रेजिस्टेंट देन बोन बट नॉट सो हार्ड। जो कार्टिलेज होता है वो थोड़ा इलास्टिक वाला होता है, वो बोन की तरह हार्ड नहीं होता। चाक और चैटिन इज द हार्ड सब्सटेंस ऑफ विच इंसेक्ट्स एक्सोस्केलेटन आर मेड। इनवर्टिब्रेट्स, तो एक तो हो गए वर्टिब्रेट्स। Invertebrates can be simply identify an animal that do not have a backbone. इसमें वे एनिमल आते हैं जिनमें बैकबोन नहीं रहती। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वे सब जगह पाए जाते हैं, फ्रॉम द हॉटेस्ट डेजर्ट एंड द डीपेस्ट वाटर बॉडीज टू द डार्केस्ट केव एंड टालेस्ट माउंटेन। जो हॉटेस्ट डेजर्ट में और डीपेस्ट वाटर बॉडी में, डार्केस्ट केव में भी पाए जाते हैं, और ऊंचे ऊंचे माउंटेन पे भी पाए जाते हैं। To compensate for the lack of an internal skeleton, most invertebrates have an external skeleton that protect their soft inner body. ये जो इनके अंदर इंटरनल स्केलेटन का लैक होता है, मतलब वो नहीं होता, तो उसके बजाय जो जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं इसमें एक्सटर्नल स्केलेटन होता है जो उनकी सॉफ्ट इनर बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। द मटेरियल यूजुअली मेड फ्रॉम चिटिन, ए डेरिवेट ऑफ ग्लूकोज। जो जिस मटेरियल से बना होता है वो
चिटिन का बना होता है, ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव। इनवर्टिब्रेट कंसिस्ट मोर देन 97% ऑफ ऑल स्पीसीज इन द एनिमल किंगडम। इनवर्टिब्रेट्स से 90% जो है सभी, जैसे हमने उसमें प्लांट्स की पढ़ी थी, जितने भी स्पीसीज हैं एनिमल किंगडम की, उनमें 97% इनवर्टिब्रेट्स हैं। द नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सीड मोर देन 2 मिलियन स्पीसीज, 2 मिलियन स्पीसीज है, विद मोर बीइंग फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो कि सब जगह लगभग पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स आर जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, अमीबा, paramecium, etc. Some multicellular invertebrates animal known as earthworm, starfish, leech, etc. ये सब इनवर्टिब्रेट है, क्योंकि इनमें ये पीछे वाली बैकबोन नहीं है। ये देखिए कैसी फिश है, स्टार बना हुआ बिल्कुल। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन तो वर्टिब्रेट है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, द स्कल, द बैकबोन, रिब्स एंड लिम्स। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में स्कल होता है, बैकबोन होती है, रिब्स होते हैं, लिम्स होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इज टू गिव शेप टू द बॉडी एंड सपोर्ट द बॉडी। जो मेन फंक्शन होता है स्केलेटन सिस्टम का, वो हमारी बॉडी को शेप देता है। बिसाइड इट आल्सो प्रोटेक्ट द वाइटल इंटरनल ऑर्गन लाइक ब्रेन। इसके अलावा जो बोन्स है, स्केलेटन सिस्टम है, वो इंटरनल ऑर्गन जो कि जिनको बहुत सुरक्षित रखना होता है, उनको कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे ब्रेन स्कल में सुरक्षित रहता है, लंग्स छाती के पिंजड़े में, हार्ट भी वही, एक्सेट्रा। स्केलेटन सिस्टम आल्सो हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, ये बॉडी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। सबसे पहले आ गया स्कल, फिर आ गया जबड़े, फिर नेक बोन, ये वाली हड्डी, फिर रिब केज, ये पिंजड़ा, फिर हिप ग्रिडल, ये हिप्स जो होते हैं, फिंगर्स, नी जॉइंट, टॉस, यहाँ पर भी जॉइंट होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एन एंडोस्केलेटन, सम हैव एक्सोस्केलेटन एंड सम हैव बोथ। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है, कुछ में एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है, कुछ में दोनों। लेट्स सी हाउ एन एंडोस्केलेटन differs from exoskeleton. Endoskeleton. It is an internal skeleton present inside the body of living organism. ये एक इंटरनल स्केलेटन सिस्टम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है। एग्जाम्पल है बोनी और कार्टिलेजिनियस स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो हमारा जो मतलब ह्यूमंस में, एनिमल्स में जो बोन्स होती हैं, बोनी कार्टिलेजिनियस स्केलेटन, जिसमें बोन बनी होती है कार्टिलेज की, वो इसके एग्जाम्पल है एंडोस्केलेटन सिस्टम के। ऑल वर्टिब्रेट्स लाइक बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, mammals have an endoskeleton. The endoskeleton is the internal support system that provides structural support and protection to the internal organ and adds to movement and locomotion. जो endoskeleton system है वो इंटरनल सपोर्ट सिस्टम है, जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रदान करता है बॉडी को और इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है, इंटरनल ऑर्गन को, और मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प भी करता है। जो इंडोस्केलेटन सिस्टम है, जो अंदर होता है, इंटरनल सिस्टम अंदर इंटरनल स्केलेटन होता है, वो ये सब काम करता है। फर्दरमोर इट आल्सो प्रोवाइड साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल। उसके साथ साथ ये मसल्स के अटैच करके रखता है, एंड दस कैन ट्रांसमिट द फोर्सेस टू द मसल, और फोर्स भी ट्रांसमिट करता है मसल्स के लिए। द इंडोस्केलेटन मेनली कंप्राइजेस ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। जो इंडोस्केलेटन है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक कार्टिलेजियस फिशेज, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कार्टिलेजियस फिशेज, इट इज एक्सक्लूसिवली मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इनमें कार्टिलेज का ज्यादा बना होता है ये। बोन्स आर मेड अप ऑफ बोन सेल्स, बोन्स बनी होती है बोन सेल्स की, नोन एज ओस्टोब्लास्ट्स, एंड दे फॉर्म जॉइंट, वे जॉइंट फॉर्म करती हैं टू आर्टिकुलेट विद ईच अदर, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करने के लिए। ए बोन इज अटैच्ड टू अनदर बोन, एक बोन दूसरी बोन से अटैच्ड है, बाय लिगमेंट एंड मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन बाय टेंडन्स।
एक बोन दूसरी बोन से लिगमेंट्स के द्वारा अटैच्ड है, और मसल अटैच्ड है बोन से टेंडोन्स के द्वारा। तो ये तो हो गया इंडोस्केलेटन सिस्टम। अब है एक्सोस्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन सिस्टम इज एन इंटरनल एक्सटर्नल स्केलेटन दैट एग्जिस्ट ऑन द आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के बाहर दिखता है। इट इज द हार्ड आउटर कोटिंग, ये बाहर की हार्ड कोटिंग है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द मसल, जो बॉडी को सपोर्ट प्रदान करती है, मसल्स को प्रोटेक्ट करती है। एंड सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सॉफ्ट टिश्यू को, बॉडी के ऑर्गन को, इनको प्रोटेक्ट करती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड हार्श एनवायरमेंट, ये एनिमल्स को प्रीडेटर से, मतलब जो शिकार करने वाले होते हैं, और हार्श एनवायरमेंट से बचाती है। एक्सोस्केलेटन डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म से डेवलप्ड हुआ है। Some common example for exoskeleton are scales, classified shells, and chitinous cuticles. Most of the invertebrates or animals that lack backbone have exoskeletons. जो एनिमल हैं, जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें भी एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे ग्रासहोपर, कॉकरोच एंड क्रस्टेंस, क्रैब्स, लॉबस्टर। इनमें बैकबोन नहीं होती, वह इन्वर्टिब्रेट होते हैं ये, इनमें एक्सोस्केलेटन होता है। इंसेक्ट आर लार्जेस्ट ग्रुप इन द एनिमल किंगडम दैट हैज एन एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड चिटिन्स। ये बहुत सारा ग्रुप है एनिमल किंगडम का, जिसमें एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है, और वो चिटिन सब्सटेंस से बना होता है। देयर विंग्स आर अटैच्ड टू द एक्सोस्केलेटन, जो उनके विंग्स होते हैं वो उस एक्सोस्केलेटन से जुड़े हुए होते हैं थ्रू मसल्स के द्वारा। एक्सोस्केलेटन डज नॉट ग्रो विद बॉडी, वो बॉडी के साथ ग्रो नहीं करता। इट इज शेड बाय द इंसेक्ट सेवरल टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल इन द प्रोसेस कॉल्ड मोल्टिंग। ये इंसेक्ट के द्वारा कई बार गिर जाता है, गिरा दिया जाता है अपने लाइफ टाइम में। कई बार ये साइकिल चलता है उनका, और इसको कहते हैं मोल्टिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है ये मोल्टिंग कहलाता है। मोल्टिंग का जो शब्द हिंदी में जो अर्थ है वो है कैचुलीकरण, मतलब अपने शरीर का कोई अंग गिरा देना, उसके बाद में फिर वो नया बन जाना। जैसे बहुत पहले सांप के खेल दिखाने वाले आते थे, तो वो सांप की कैचुली देते थे। पहले बच्चों को इस चीज का बहुत शौक होता था, उसको रखते थे, और उसमें फिर जैसे पूछा जाता था कि भाई कहाँ से आती है, तो बताते थे कि सांप अपनी वो खुद ही छोड़ देता है। अब सांप भी इन्वर्टिब्रेट है, तो उसका ये जो एक तरह से उसकी झिल्ली सी जो उतर जाना, क्योंकि वो बढ़ती तो है नहीं, जैसे कि इसमें लिखा है हड्डियां तो ग्रो करती हैं, जो इंडोस्केलेटन होता है वो तो ग्रो करता है उसकी लिविंग बीइंग की ग्रोथ के साथ साथ। लेकिन ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये ग्रो नहीं करता, ये अपना वो छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद नया उनको आ जाता है। तो ऐसे ही सांप की कैंचुली होती होती होगी। स्कल स्कल इज ए हार्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स, हार्ड स्ट्रक्चर है, छोटी हड्डियों से बना हुआ होता है। इट फॉर्म्स द कैरेनियम एंड द फेस, फेस को बनाता है। कैरेनियम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, कैरेनियम जो अंदर होता है इसके, और वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल इज फॉर्म बाय 22 bones, out of 8 bones are fixed together to form the cranium and 14 bones fused to form the face। 22 हड्डियों से बना होता है फेस, ये स्कल, जिसमें कि 8 बोन्स तो फिक्स होती है एक जगह, कैरेनियम बनाती है वो अच्छे से रखने के लिए जगह, और जो 14 बोन है वो जुड़ती हैं, जिससे ये स्ट्रक्चर बनता है फेस का। द ओनली बोन विच हैज मूवेबल जॉइंट इज द लोअर जा, लोअर जा मूवेबल जॉइंट्स है। द मूवेबल जॉइंट इज सपोर्टेड बाय द मसल्स एंड लिगमेंट्स, ये मसल्स और लिगमेंट से सपोर्टेड होता है। स्कल प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द बैकबोन एंड बी मूव्ड अप डाउन एंड साइडवर्ड, जो स्कल होता है वो बैकबोन के टॉप पर रखा रहता है। ये तो हो गया हमारा छाती का पिंजरा, ये जो हड्डी है ये पीछे है, आगे नहीं है।
आगे तो छाती का पिंजरा है, पीछे से आके ऐसे जुड़ रही है। तो और इसके बिल्कुल टॉप पर रखा है ये अपना स्कल। ये हो गया क्रेनियम, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल, अपर जॉ, टीथ, लोअर जॉ, नसल बोन, क्रेनियम। स्पाइन और बैकबोन, स्पाइन और बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 24 सेपरेट डिफरेंट शेप बोन। इसमें 24 बोन्स होती हैं डिफरेंट शेप। स्पाइन स्टार्ट फ्रॉम द नेक एंड एक्सटेंड थ्रू आउट अवर बैक। नेक से स्टार्ट होती है और पूरी बैक में फैल चलती है ये। द बोन्स हेल्प अस टू बेंड अवर बैक, इट आल्सो प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे हमें मुड़ने में सहायता करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। बैकबोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। Rib cage. Rib cage occupies the chest region. It has cone-shaped structure made up of 12 pairs of ribs. Ribs are attached to the vertebrae at the back, which curve around to form a cage. देखिए अब ये रिब बैकबोन से अटैच्ड है ये रिब, और ऐसे आके पिंजरा सा बना लेती है। ठीक है, तो ये रिब केज हो गया। और कितनी है ये टोटल? 12 पेयर्स। 10 pairs of ribs are attached to the breast. 10 तो पीछे से आके आगे ऐसे ऐसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, 2 pairs 10 attached to the breast bend to the front. 2 pairs of lower ribs are free at front. दो फ्री है आगे, पीछे से तो आ रही हैं पर यहाँ पर आकर जुड़ी हुई नहीं है। These are called as free floating ribs. ये free floating ribs कहलाती हैं। Rib cage is set up in such a way that it can contract and expand during the process of breathing. ये इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। देखिए ये रिब, ये वाली दो ये नहीं जुड़ रही ना, बाकी सब यहाँ आके यहाँ जुड़ रही है। और ये इस तरह से बना होता है कि श्वसन क्रिया के दौरान ये सिकुड़ता है और फैलता है। रिब केज प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग लंग्स, हार्ट एंड सम पार्ट ऑफ लीवर। और लंग्स, हार्ट ये सब इसमें सुरक्षित रहते हैं। वी कैन डिवाइड रिब इंटू ट्रू रिब्स। द फर्स्ट 7 आर ट्रू रिब्स। शुरू की 7, 1 2 मतलब शुरू की जो 7 है वो तो है ट्रू रिब्स। फिर फॉल्स रिब। द नेक्स्ट 3 पेयर्स ऑफ रिब्स आर फॉल्स रिब्स, 8th 9th एंड 10th। ठीक है, उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स होंगी, फ्लोटिंग रिब्स। द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स 11th एंड 12th आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज देयर वन एंड इज फ्री, क्योंकि उनका एक एंड फ्री है। फिर लिम्स, द बोन सपोर्टिंग द पार्ट ऑफ अवर बॉडी एंड द पोर्शन बिलो द स्टोमक कॉन्स्टिट्यूट ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड पेल्विक बोन्स। जो बोन्स हमारे सपोर्टिंग पार्ट हमारी बॉडी का है बिलो द स्टोमक, स्टोमक से नीचे, कॉन्स्टिट्यूट बोनी स्ट्रक्चर जिनको पेल्विक बोन्स कहा जाता है। हैंड इज मेड अप ऑफ 27 स्मॉल बोन विच हेल्प इट टू ग्रिप एंड होल्ड थिंग्स, जो कि ग्रिप करने में, चीजों को पकड़ने में काम आता है। 27 बोन से बना होता है। द टोटल वेट ऑफ आवर बॉडी फॉल्स ऑन द बोन्स ऑफ फीट एंड टोज। जो हमारे शरीर का पूरा वजन है वो हमारे लेग मतलब पैरों के उन पर पड़ता है, पंजों पर और टोज पर, पैरों की उंगलियों पर। ईच फुट कंसिस्ट ऑफ 26, फुट में 26 होती है। वाइल द होल लेग हैज 31 बोन्स, लेग में 31 बोन्स होती है। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दोस्तों 206 बोन, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ वी हैव 350 बोन्स in our body. But when we grew up, many bones fused together to form long bones. जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 350 बोन होती है, और जो अडल्ट व्यक्ति होता है उसमें 206 बोन्स होती है। तो क्या होता है बाकी बोन्स का, कहाँ चली जाती हैं बाकी बोन्स? वे आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं लंबी लंबी बोन्स बनने के लिए। 2 vertebrate and 2 invertebrate, or all multicellular or invertebrate. What are the bones made up of? How many pairs of ribs are there in rib cage? Movement of locomotion. The movement of organism from one place to another is known as locomotion. A few examples of locomotion are walking, running, swimming, etc. However, humans have invented many other type of locomotion through technological advancement in transportation like car, aircraft, etc. Movement on
The other hand refers to any type of motion. Movement can be both voluntary and involuntary. For example, hammering a nail is a voluntary movement, while breathing is an involuntary movement. जो किसी ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह जाना लोकोमोशन कहलाता है। ये दौड़ना, चलना, तैरना, ये सब वो है लोकोमोशंस है। अब ह्यूमंस ने और कई लोकोमोशंस बना लिए हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कार चलाना, एयरक्राफ्ट, ये सब। तो दूसरी तरफ जो मूवमेंट है वो ये है, मूवमेंट रिफर्स टू एनी टाइप ऑफ मोशन, किसी भी प्रकार के मोशन को मूवमेंट कहते हैं। तो जैसे ये मूवमेंट है, लेकिन उठ के बाहर चले जाएंगे तो वो लोकोमोशन है। किसी प्रकार के मोशन को मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट दो प्रकार का होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मूवमेंट हथौड़े से कील ठोकना मूवमेंट है, हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम। लेकिन ब्रीथिंग इनवॉलेंट्री है, उसमें हमारे पास, हम खुद नहीं कहते हैं कि चलो सांस ले लेते हैं, वो तो आता ही रहता है हमें। बोलने के लिए तो हमें क्या सोचना पड़ता है, चलो बोल दूं, जवाब दे दूं। लेकिन श्वसन क्रिया तो अपने आप ही चलती रहती है। Let us better understand these concepts by understanding the difference between locomotion and movement from the table given below. While both locomotion and movement sound similar in their meaning, there are few interesting difference between these two. लोकोमोशन और मूवमेंट सेम से फील होते हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस है, पढ़ते हैं। मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज लोकोमोशन। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी जगह, दूसरी पोजीशन में आ जाना लोकोमोशन है। इट ऑलवेज वॉलेंट्री, हमेशा वॉलेंट्री होता है। लोकोमोशन टेक प्लेस एट द ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल पर टेक प्लेस होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर एनर्जी व्हेन ए फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड। लोकोमोशन को डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर एनर्जी, एनर्जी की जरूरत नहीं होती व्हेन ए फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड। मूवमेंट कैन हैपन विद और विदाउट मूविंग, ऑलवेज फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म ओरिजिनल पोजीशन। मूवमेंट हो सकता है विदाउट मूविंग, बिना हिले, फ्रॉम एन ओरिजिनल पोजीशन से बिना हिले भी मूवमेंट हो सकता है। इट कैन आइदर बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ए मूवमेंट टेक प्लेस एट द बायोलॉजिकल लेवल, मूवमेंट रिक्वायर्स एनर्जी। मूवमेंट बायोलॉजिकल लेवल पे होता है, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स, चैप्टर 6 मूवमेंट इन ह्यूमन बींग, सेकंड पार्ट है चैप्टर 6 का। लोकोमोशन एंड मूवमेंट टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स। जो लोकोमोशन है और मूवमेंट, ये ह्यूमन बींग्स में स्केलेटन और मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके द्वारा ही हो पाती है। एटलीस्ट 2 मसल्स आर नीडेड टू मूव ए जॉइंट। किसी एक जॉइंट को हिलाने के लिए 2 मसल्स की जरूरत होती है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ जॉइंट देयर इज एन एक्सटेंसर मसल। जॉइंट के, जैसे ये जॉइंट है, अपोजिट साइड एक्सटेंसर मसल्स होती है, जिसके कारण ये मूवमेंट पॉसिबल होता है, मूवमेंटियल लोकोमोशन। दिस स्ट्रेंथन द जॉइंट, ये जॉइंट को मजबूती प्रदान करती है। सिंस फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स पुल ए जॉइंट टू अपोजिट डायरेक्शन। फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर मसल्स ये जॉइंट को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करती है। आवर बॉडी पार्ट्स बिकेम एबल टू मूव, जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करने में एबल होते हैं। द बोन्स मूव बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 2 सेट ऑफ मसल। जो बोन मूव करती है, जैसे ये हमारा हाथ मूव कर रहा है, तो इसमें जो मसल्स है और बोन्स है वो उसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के आधार के सेट उस पर ही वो करती है। उसमें मसल्स का सेट होता है, जैसे कि इसमें था फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। और जो मसल्स हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, बोथ मसल्स वर्क टुगेदर। दोनों प्रकार की मसल एक साथ कार्य करती हैं। व्हेन वन सेट कॉन्ट्रैक्शन द बोन्स आर पुल्ड इन दैट डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। जब एक सेट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक साथ डायरेक्शन में जाती हैं,
और जब दूसरा सेट कार्य करता है तो दूसरी डायरेक्शन में जाती है। टेंडम्स, मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय टफ एंड इनलास्टिक फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। मसल जो है वो बोन से अटैच्ड होती है एक थोड़ा इलास्टिक वाले मटेरियल से, जो कि टेंडन्स कहलाता है। टेंडन्स कंसंट्रेट द पुल ऑफ मसल इनटू स्मॉल एरिया। टेंडन्स कंसंट्रेट करते हैं मसल के पुल में एक छोटे एरिया में। पेल्विक ग्रिडल आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड द सैक्रम। जो पेल्विक ग्रिडल्स होती हैं, जो शायद नीचे बना हुआ है, ऊपर वाले में देखते हैं। ये ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल, मतलब ग्रिडल इस तरह के उसको कहते हैं। पेल्विक ग्रिडल जो होती है वो दोनों ईच अदर दो एक दूसरे से जुड़ी होती है सैक्रम के द्वारा। इन द वे ए वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। इस तरह से एक पूरा लॉन्ग स्ट्रक्चर, मतलब ऊपर से लेके ये जो अपनी बैकबोन स्टार्ट हुई है, बैकबोन ऊपर जाके स्कल बैकबोन के स्टार्टिंग में है ऊपर से लेके यदि बात करें तो, और फिर नीचे तक आने के बाद फिर ये सैक्रम में जुड़ी होती है, फिर दोनों साइड पेल्विक आ जाती है, फिर नीचे से लेग के बोन से स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से जुड़ी होती है। सेक्रम ये है, और ये दोनों पेल्विक ग्रिडल है साइड की। या तो इस वाले इसमें देख लीजिए, इससे ज्यादा क्लियर हो रहा है। ये दोनों ग्रिडल है और ये पेल्विक से जुड़ी होती है, और ये ऊपर जाके यहाँ तक है। फिर ये स्कल इस तरह से पूरा, फिर ये जो पैर की हड्डियां ये इससे जुड़ी है, तो एक पूरा जो स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है सब इनके जुड़ने से, हड्डियों के। फ्रॉम विच बैकवर्ड थ्रस्ट इज गिवन बाय द हिंड लेग, जो कि बाद में हिंड लेग्स अगेंस्ट द ग्राउंड एंड वी मूव फॉरवर्ड। हिंड लेग ग्राउंड पर रहती है और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। द पेक्टोरल ग्रिडल इज अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम बाय टेंडन्स। जो पेक्टोरल ग्रिडल है वो वर्टिब्रल कॉलम से टेंडन्स के द्वारा जुड़ी होती है, जैसे कि ऊपर वाले हमने उसमें देखा था, नीचे तक आ रही है वो। विच गिव्स इट सम मोबिलिटी, इससे उनको कुछ मोबिलिटी मिलती है। एंड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर इन वर्टिब्रेट, और इसके कारण जो कोई झटका लग जाता है, कोई अचानक से वो लग जाती है, तो ये वाली जो अपनी हिप्स की जो ये ग्रिडल होती है उसको मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि बैकबोन तक, वर्टिब्रेट तक नहीं पहुंच पाता। joints, the place where two or more bones join is called joint। ऐसी जगह जहाँ दो या ज्यादा हड्डियां मिलती है उसको joint कहते हैं। some joint are movable, other are fixed joint। एग्जाम्पल अपर जा, स्कल। जो अपर जा का है वो ऐसे अलग नहीं हिलता, स्कल मतलब अलग, कुछ तो मूवेबल होते हैं कुछ फिक्स्ड होते हैं। अपर जा फिक्स्ड होता है, लोअर जा मूवेबल होता है, ऐसे हिला सकते हैं। There are other joints that help in free movement of body parts are called synovial joints। कुछ joints ऐसे होते हैं जो बॉडी पार्ट को फ्री मूव करने में हेल्प करते हैं, उनको synovial joints कहते हैं। As the cavity between joints are filled with the synovial fluid which helps to lubricate and protect the bones। जो joint के बीच में जगह है, जैसे एक joint ये ऐसे आकर मिले, तो जो बीच में थोड़ी बहुत जगह है, जैसे कि स्पेशली नी में होता है, हर जगह ही होता है जहां भी जॉइंट है, तो उनके जो बीच की जगह है वो एक सैनुअल फ्लड से भरी होती है, जिससे आपस में उनमें रगड़ भी नहीं लगती और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, ऐसे ऐसे मुड़ भी सकते हैं, और उनको जोन को बोन्स को प्रोटेक्ट भी करती है। कई बार जैसे हो सकता है, चलो इसमें आगे जब नी जॉइंट की बात होगी तब उसको देखते हैं, एग्जाम्पल को तब दूंगी एग्जाम्पल। Types of synovial joints. Synovial joints are further classified into 6 different categories। जो synovial joints है ये आगे 6 different categories में बांटा गया। The shape of the joint affect the type of the movement permitted by the joint। जो joint की shape है वो इस चीज पर इफेक्ट करती है कि उस joint को कौन कौन सी movement allowed है। These joint can be described as planar joints को planar, hinge, pivot, candloid, saddle, ball and socket joints। ये joints के टाइप्स है।
कहाँ पर कौन सा जॉइंट है ये अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है हिंज जॉइंट। इन द हिंज जॉइंट द स्लाइटली राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द स्लाइटली होलो एंड ऑफ द अदर बोन। हिंज जॉइंट में जो थोड़ा सा स्लाइटली राउंडेड एंड होता है एक हड्डी का, दूसरी हड्डी के होलो एंड में घुस जाता है, मतलब अटैच्ड हो जाता है। इन दिस वे वन बोन मूव्स while the other bone remain stationary। इस प्रकार एक जो बोन है वो तो हिलती है, दूसरी बोन स्टेशनरी रहती है। लाइक द हिंज ऑफ द डोर द एल्बो ऑफ एन एग्जाम्पल इज ए हिंज जॉइंट। जो एल्बो है हमारी वो हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। अब आप देखिए ये है एक हड्डी तो यहाँ से यहाँ तक आ गई, इसका ये वाला जो ये दोनों मिल रही है आपस में, तो ये वाली तो हिल रही है ये वाला, और दूसरी ये वाली नीचे वाली फिक्स है, तो ये हो गया हिंज जॉइंट। गेट में भी तो ऐसे ही होता है, जैसे जॉइंट लगा रहता है वो हिंज जो जिसको कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं हिंदी में, तो ऐसे ऐसे आगे एक तो फिक्स रहता है गेट पे, दूसरा हिलता है, तो ये हो गए हिंज जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स, हाँ इसमें अभी ये वाली लाइन रह गई। द नी इज समटाइम्स क्लासिफाइड एज ए मॉडिफाइड हिंज जॉइंट। जो नी होता है घुटना, उसके जॉइंट को उसमें भी लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन उसके जॉइंट्स को मॉडिफाइड हिंज जॉइंट के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उस नी में भी तो ऐसे होता है, ऊपर का तो हिस्सा फिक्स होता है, नीचे के पैर को हम आगे पीछे जैसे ऐसे हिला पा रहे हैं ऐसे पैर को हिला पाते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाइड हिंज जॉइंट कहा गया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, these joints allow movement in all direction। Here the rounded end of one bone eye head fits into the cavity of other bone। इसमें क्या होता है कि जो वो होता है एक जॉइंट का जो राउंडेड हेड एंड है वो दूसरी जॉइंट के होलो कैविटी में गया होता है। फॉर एग्जांपल जॉइंट्स ऑफ हिप एंड शोल्डर, कंधा ये तो ऐसे चारों तरफ हिलता है ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं इसको हम, तो इसमें शोल्डर और हिप्स, हिप्स का जो जॉइंट होते हैं ये चीज, ये वाला जॉइंट, और यहाँ पर ये वाला जो जॉइंट है, एक हड्डी तो इधर से आ रही है और एक हड्डी नीचे आ रही है, तो यहाँ जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। पाइवेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिटिंग इनटू द रिंग फॉर्म्ड बाय अनदर बोन, अदर बोन। जो पाइवेट जोन होता है वो एक हड्डी का राउंडेड एंड दूसरी बोन के रिंग फॉर्म में घुस जाता है। द स्ट्रक्चर अलाउ रोटेशनल मूवमेंट, इससे क्या होता है ये रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है। एज द राउंडेड बोन मूव अराउंड और इट्स ओन एक्सिस, जैसे कि वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो वो ऐसे फील होता है जैसे अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। एन एग्जाम्पल ऑफ पाइवेट जॉइंट इज द joint of the fist and second vertebrate of the neck that allow the head to move back and forth, मतलब ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। the joint of the wrist that allow the palm of the hand to be turned up and down as also pilot, जैसे palm का इस तरह से, तो ये वाला जो joint होता है पाइवेट joint। Pivot joint is the joint of the first and second vertebrae. Gliding joint, the wrist of or ankle joints have flattened at the end of the bones। wrist का और ankle का जो joints है वो bone के end पर flattened हो जाते हैं। that can move और glide against each other, जो कि एक दूसरे के against glide करते हैं, move करते हैं। these joint allow side to side as well backward and forward movement। ये backward और forward movement को भी करते हैं और बैकवर्ड उसको साइड टू साइड को भी करते हैं। द वर्टिब्रेट आल्सो सिमिलर जॉइंट दैट अलाउ साइड मूवमेंट, जो स्लाइड मूवमेंट, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। पंजे के ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहलाते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ अदर एनिमल, अदर एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर मूवमेंट का क्या है। लाइक ह्यूमन बीइंग एनिमल आल्सो मूव वन प्लेस टू अनदर, ह्यूमन की तरह एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे आल्सो शो मूवमेंट इन देयर बॉडी पार्ट्स, वो अपने बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट भी शो करते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ सम एनिमल एंड देयर मूवमेंट। कुछ एनिमल और उनके मूवमेंट के
बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फिश, द फिशेज हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, आई द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स दैट हेल्प देम इन मेकिंग पैसेज फॉर स्विमिंग। जो फिश होती है उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और उनकी जो बॉडी टेपर होता है दोनों तरफ से, वो उनको स्विमिंग करते समय रास्ता बनाने, मतलब स्विमिंग में जैसे चलते जाते हैं ना, फिर रास्ता बनाने में हेल्प करते हैं। दे आल्सो हैव फिन्स फॉर लोकोमोशन, फिन्स भी होते हैं लोकोमोशन के लिए, which act as oars. Most of the bony fishes like rohu, सिंघई have an air bladder. जो छोटी मछली है ये रोहू और सिंगी, इनमें एयर ब्लैडर होते हैं विच इज फिल्ड विद एयर, जो कि हवा से भरे हुए होते हैं। दिस ब्लैडर हेल्प फिश इन स्विमिंग, ये उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। द स्केल्स ऑन द बॉडी ऑफ बोनी फिश, जो उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं एक तरह से कांटे से, मतलब कांटे भी नहीं कह सकते, कुछ ऊपर आवरण होता है। बोनी फिश फॉर ए वाटर प्रूफ जैकेट, वो उनकी एक वाटर प्रूफ जैकेट के रूप में काम करते हैं। विच डज नॉट लेट देयर बॉडी डिके, जिससे जैसे बहुत समय तक पानी में रहने पर कोई भी चीज गल सकती है, तो वो जो उनके ऊपर की स्केल्स होते हैं बॉडी के ऊपर, तो वो उनके एक वाटर प्रूफ जैकेट का काम करते हैं, जिससे उनकी बॉडी पानी में खराब नहीं होती, नष्ट नहीं होती, डिके नहीं होती। फिश आल्सो हैव गिल्स, गिल्स होते हैं उसमें, विच हेल्प देम टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, जिसके कारण पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ले सकती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ ए फिश हेल्प्स इट इन मेकिंग पैसेज इन द एयर, स्ट्रीमलाइन बॉडी उनको मतलब हेल्प कर रही है रास्ता बनाने में पानी में। बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, हाउएवर फ्यू बर्ड्स लाइक पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच डू नॉट फ्लाई। ज्यादातर बर्ड्स फ्लाई मतलब करती हैं, फ्लाई होती हैं, उड़ती हैं। पेंगुइन और ऑस्ट्रिच वो नहीं उड़ती। द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जो बर्ड की बॉडी होती है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल 3 भागों में डिवाइड होती है। द हेड बियर्स ए पेयर ऑफ आई, हेड में पेयर ऑफ आई, ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, जॉइंट्स आर मॉडिफाइड इनटू बीक। बर्ड्स में जो जॉइंट्स होते हैं वो मॉडिफाई इनटू बीक, नोस्ट्रिल जॉइंट्स, वो बीक में मॉडिफाई होते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे हैव बिल्स टू ईट। बर्ड्स के टीथ नहीं होते, उनमें बिल्स होते हैं खाने के लिए। फ्लाइंग बर्ड्स हैव विंग्स विच आर कवर्ड विथ फेदर। जो फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं उनमें विंग्स होते हैं जो कि फेदर से पंखों से ढके रहते, उड़ने वाले। द बोन्स, जो उड़ने वाले पंख होते हैं जिनके कारण वो उड़ पाती है, वो ऊपर के जो ये इस तरह के होते हैं ना, इनसे ढके हुए होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ विंग्स और इनमें क्या अंतर है। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि जो बर्ड्स होती हैं उनमें विंग्स होते हैं जो फेदर से ढके रहते हैं। आमतौर पे हमें विंग्स का भी ये लगता है कि पंख होते हैं, फेदर्स का भी ये लगता है कि पंख होते हैं। विंग्स और फेदर में बस ये डिफरेंस है कि जो विंग्स होते हैं वो मसल से, बोन से, इन सब का एक मॉडिफाई रूप होता है जो कि उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। और ये जो फेदर्स होते हैं ये आउटर ये चीज होती है जो पंख से दिखाई देते हैं। और एक मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही थी जो कि मैंने सोचा था कि जब उसकी बात चलेगी हड्ड, घुटने के जॉइंट की, तब बताएंगे। एक जगह ये लिखा था कि जो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उनके बीच में एक सॉफ्ट वो ये फ्लूइड भरा रहता है। तो कई बार आपने किसी को देखा होगा, कोई घुटने के दर्द, घुटने में दर्द बता रहे हैं जैसे उम्र बढ़ने पर, और कह रहे हैं घुटने में दर्द हो रहा है, चला नहीं जाता, तो ये सुना होगा कहते हुए कि इसके घुटने के वो जॉइंट खराब हो गए। तो जॉइंट खराब से मतलब क्या होता है कि अंदर जो फ्लूइड भरा होता है जो कि उनको क्या कहते हैं लोको उसमें मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, वो खराब, वो सूख जाता है या नष्ट हो जाता है किसी भी कारण से। और फिर क्या होता है कि जो हड्डियां हैं, जो जॉइंट ऐसे लगा हुआ है ना, वो ही आपस में टकराने लगते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं तो बहुत भयंकर पेन होता है। तो एक तरह से वो जो सॉफ्ट फ्लूइड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो बनाता है, वो खत्म हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है किसी भी कारण से। बाकी यहाँ पे हम उस बीमारी की तो बात नहीं कर रहे हैं, आर्थराइटिस होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, इस तरह की डिजीज होती है। तो उन सब में कहीं ना कहीं एक तो जो जनरली जो लोग बोलते रहते हैं कि भाई घुटने का वो ग्रीस खत्म हो गई, इस तरह की बातें बोलते हैं ना, साधारण सी बोलचाल में आपने सुना होगा बोलते हुए।
तो वो उसी सॉफ्ट फ्लूइड की बात चल रही होती है कि वो बीच में से खत्म हो गया, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ खाने। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर विंग्स और इसका, ये क्लियर हो गया। तो जो बोन्स है वो होलो होती है उनकी, जिस एयर कैविटी होती है, और जिससे उनकी बॉडी हल्की रहती है। हमारी बोन्स खोखली नहीं होती, इनकी बोन्स खोखली होती है, जिससे उनकी बॉडी हल्की रहती है। बर्ड्स आल्सो हैव हिंड लिम्स, पीछे हिंड लिम्स होती हैं विच हेल्प देम टू पर्चिंग, जिससे उनको वो पर्च करने में ऐसे पकड़ लेती हैं। रनिंग, कई बार ऐसे जमीन पे भी चलती हैं। स्विमिंग, द क्लॉड टोज ऑफ बर्ड्स हेल्प देम टू ग्रिप द ब्रांच, और जो पंजे वाले टोज होते हैं, उंगलियां होती हैं पैरों की, वो उनको पेड़ों की शाखा पकड़ने में हेल्प करती हैं टू इजली एंड सेफली। अर्थवर्म, अर्थवर्म हैव लिक्विड स्केलेटन, उसका जो एक स्केलेटन होता है, हमारा सॉलिड स्केलेटन है, अर्थवर्म का लिक्विड स्केलेटन होता है। कभी कभी ये जो जैसे पीछे जाते हैं, किसी कारण से किसी का पैर रखा जाता है, तो ऐसे पानी सा बिल्कुल कीचड़ सी आ जाती है। दे हैव लिक्विड ट्रैप्ड इन स्पेस इनसाइड द बॉडी, उनकी बॉडी के अंदर जो होता है एक लिक्विड रहता है, ट्रैप्ड रहता है। द मसल्स स्क्वीज अगेंस्ट द लिक्विड, मसल्स स्क्वीज करती हैं जब वो चलते वक्त। कैसे चलते हैं? ऐसे पीछे फिर आगे, पीछे फिर आगे, ऐसे होते हैं ना। ये शरीर अपने शरीर को छोटा छोटा करके ऐसे आगे आगे चलते हैं। इसको दिस कीप द बॉडी फॉर्म, इससे उनकी बॉडी फॉर्म रहती है। मसल्स, मसल इन वर्म्स बॉडी कैन बी स्क्वीज डिफरेंटली टू चेंज बॉडी शेप, वो अपनी बॉडी शेप को चेंज भी कर लेते हैं, अपनी उनके मसल्स को स्क्वीज कर लेते हैं, बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं ये, एक इकट्ठे से हो जाते हैं। These change in the shape help the मसल्स इन वर्म बॉडी कैन बी स्क्वीज डिफरेंटली टू चेंज द बॉडी शेप, बॉडी शेप चेंज कर लेते हैं, और ये जो चेंज होता है उनकी बॉडी में, हेल्प द वर्म टू मूव अलोंग, ये उसको आगे चलने में सहायता करता है। टू मूव द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, चलने के लिए अपने पहले वाले आगे के हिस्से को आगे रखता है, फिर कीपिंग द रियर पार्ट फिक्स टू द ग्राउंड, दूसरे हिस्से को जमीन पर फिक्स रखता है। जैसे ये तो पहले ऐसे ही रहेगा, पहले आगे का ये ऐसे करेगा, फिर धीरे इसको आगे खिसकाएगा। कीप द रियर, नेक्स्ट इट फिक्स द फ्रंट पार्ट एंड शॉर्टन इट, फिर वो फ्रंट पार्ट को फिक्स कर देता है, उसको छोटा कर देता है। इट कैरीज आउट सच एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ मसल रिपीटली टू मूव फॉरवर्ड, इस प्रकार वो अपना एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन को लगातार करता रहता है आगे चलने के लिए। कॉकरोच सबसे गंदा सा लगता है ये। कॉकरोच इज a reddish brown colored insect about 5.6 centimeter in length, रेडिश ब्राउन कलर, 5-6 सेंटीमीटर लंबा। इट्स बॉडी इज elongated and fattened, flat. The body is divided into head, thorax, and abdomen. The head bears a pair of compound eye, a pair of long antenna, and mouth part. ये बात ए, इससे ऊपर ऊपर का ये एंटीना हो गए, आईज हो गई, और माउथ है यहाँ पर इसके नीचे। The thorax bear the 2 pair of wings, which are normally kept folded, and 3 pairs of wailing joint legs. जो thorax part है, ये विंग्स, ये ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, जब इसको उड़ना होता है तो ये फैल जाते हैं यहाँ तक, एक के ऊपर एक। अभी तो ऐसे रखे हैं बिल्कुल इसकी शेप में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज लेग्स कॉकरोच मूव, चलता रहता है, आराम से चलता रहेगा, और अचानक एकदम उठ जाएगा, पता भी नहीं चलता, एकदम आके बैठ जाता। दे यूज देयर विंग्स व्हेन दे फ्लाई, वे अपने विंग्स का यूज करते हैं जब वे फ्लाई करते हैं। स्नेल, स्नेल आर ग्रुप्ड इनटू गार्डन, स्नेल को का ग्रुप जो गार्डन स्नेल एंड एप्पल स्नेल, दो भाग होते, मतलब दो भागों में बांटा जाता है स्नेल को, एक तो गार्डन स्नेल और एप्पल स्नेल। गार्डन स्नेल आर फाउंड इन द गार्डन्स अंडर द बार्क और फॉलन लीव्स, पत्तियों के नीचे और गार्डन में पाए जाते हैं। एप्पल स्नेल आर फाउंड नियर द रिवर बैंक्स एंड वाटर स्टेगनेंट फील्ड, नदी के किनारे और नर्म भूमि पर, गीली मिट्टी भूमि पर।
The body of garden snail is soft and is divided into head, whiskers, mass and foot enclosed in a shell. जो गार्डन स्नेल की बॉडी है उसको 3 भागों में बांटा है, हेड, whiskers, mass and foot enclosed into shell. The shell is thin and spirally coiled. जो शेल है वो थिन होता है, स्पाइरली coiled होता है. ये शेल, शेल एपेक्स, फुट, टेंटिकल्स, ये जो ऊपर उठी हुई है, माउथ, माउथ इधर होता है इसका, शेल लिप. वेयर द फर्स्ट पेयर बियर्ड्स ऑर्गन ऑफ स्मेल, पहले जो पेयर है उसमें स्मेल वाले ऑर्गन होते हैं. सेकंड पेयर है पेयर ऑफ आईज, तो सेकंड में आईज होती हैं. इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय फुट विच इज द फ्लैट वेंट्रल सरफेस और क्रीपिंग. ये अपने एक जगह से दूसरी जगह पर अपने मूव करता है फुट, फुट के द्वारा, विच हैज ए फ्लैट वेंट्रल सरफेस फॉर क्रीपिंग, क्रीपिंग के लिए, रेंगने के लिए होते हैं. सब इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग, मनुष्य के महत्वपूर्ण लाइफ प्रोसेस कौन कौन से जिनके बिना मतलब मनुष्य जीवित नहीं रह सकते, वो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है. ऑल द एनिमल वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस टू लिव. बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन आर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन. ये महत्वपूर्ण फंक्शन है. लेट्स स्टडी अबाउट दीज फंक्शन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बॉडी. सभी एनिमल्स में जो लिविंग है सभी में ये सब फंक्शन होते हैं. हम ह्यूमन बॉडी के इन जो ऑर्गन्स हैं या ह्यूमन बॉडी के जो ये फंक्शन है इनको रीड करते हैं. डाइजेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन अवर बॉडी इज ड्राइव फ्रॉम द फूड वी इंजेस्ट. जो एनर्जी होती है, जो भी हम काम करते हैं, एनर्जी, हर काम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे किसी भी मशीन को चलाने के लिए भी उसमें बिजली, पेट्रोल, डीजल कुछ डालना होता है ना, उसी प्रकार जो ह्यूमन बॉडी है वो एक वंडरफुल मशीन है. अब उसको चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए. उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हम खाना खाएंगे, खाने का फिर आगे कैसे पचेगा वो देखते हैं हम. द डाइजेस्टिव सिस्टम अलाउज टू यूटिलाइज फूड फ्रॉम सच डाइवर्स सोर्स एज मीट फ्रॉम एन एनिमल एंड रूट्स ऑफ ए प्लांट एंड यूटिलाइज देम एज एनर्जी सोर्स. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ही हमारे उस फूड का यूटिलाइज कराता है सही, जो कि हमने खाया, चाहे वो हमने पेड़ों की जड़ खाई, चाहे हमने पत्ता खाया, चाहे हमने फल खाया, चाहे हमने मीट वीट खाया, कुछ भी खाया, उसका यूटिलाइज कौन करेगा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. वेदर इट इज एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द च्यूइंग ऑफ द फूड, और ये स्टार्ट हो जाता है भोजन के चबने से. कोऑर्डिनेट च्यूइंग द फूड विदाउट इंजरिंग आवर टंग एंड लिप्स और द propulsion of food from the stomach into the duodenum while releasing the appropriate enzyme. Our digestive system allows us to manage the process without much thought and often while performing other tasks. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वहां से शुरू होता है मुंह में खाना डालने से. मुंह में खाना डाला, चबा उसको, जीभ ने उसके साथ जीभ, होठ, सब ने सबसे मिलकर जो भी सबका कार्य था सबने अपना अपना कार्य किया. जीभ में, मुंह में सैलिवा ग्लैंड्स होती हैं, वो उसमें लार मिल जाती है अपना मुंह का, जिससे वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है. फिर वो हमारे पेट में चला गया. फिर डिओडम से वहां से एंजाइम्स मिलते हैं इन पार्ट से. फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब जो काम है ना ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम करता है. मुंह में जाने के बाद से अंदर पेट तक गया, वो सब कुछ हुआ, उसका यूज हुआ, ये सब काम हमारे बिना सोचे ही होता रहता है. हमने कोई चीज मुंह में डाली, भले ही हमने बात करते करते मुंह में डाली, हमारा ध्यान कहीं और है, लेकिन ये जो हमारी अपनी मतलब खुद से होने वाली क्रिया है ना, अपने आप ही ऑपरेट होती है. सेल्फ ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज है, मुंह चलना, फिर वो मुंह में उसमें मिल जाना, लार ग्रंथि की लार मिल जाना, फिर फूड पाइप से पेट में आ जाना, पेट में उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मिल जाना, फिर उसका पच जाना, ये सब हो जाना. ये हम कोई दूसरा काम करते करते भी एक हम खाना खा रहे हैं तो ये सब काम होते रहे, तो अपना आप होने वाले काम हुए. तो इन सब में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है?
मतलब इतना सारा काम हुआ, किस किस ने किया? सबसे पहले तो मुंह, मुंह में खाना गया, फिर दांत ने उसको चबाया, जीभ ने उसमें लार मिलाई, उसको मतलब सॉफ्ट सा कर दिया, एकदम घुल घुल सा गया। फूड पाइप में गया, फिर वो यहाँ से स्टोमक में गया, छोटी आंत में गया, फिर बड़ी आंत में गया। पाचन होता रहा है उसका अपने अपने स्टेज पर, ऐसे नहीं कि वो ऐसे का ऐसे ही घूम रहा है। ग्लैंड्स में गया, विच सीक्रेट वेरियस डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड एंजाइम, फिर उसमें डाइजेस्टिव जूस मिले, फिर जाके फाइनली जो उसका अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो उसका ब्लड बनाया, वो हमारे सारे सारे शरीर में घूम गया। जो वेस्ट पदार्थ था, जो पच नहीं सकता था, वो एक अलग उसमें चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर वो वहां से एनेक्स के द्वारा वो आगे पढ़ेंगे, तो वो एक पार्ट होता है जिससे हमारे शरीर के वेस्ट पदार्थ के रूप में बाहर चला जाता। तो ये सारा काम होने के बाद गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। इसमें आते हैं सारे सांस, जो ब्रीथिंग से संबंधित है, सांस से संबंधित है। दीज इंक्लूड द नोज, नोज से सांस लिया, फाइनेक्स, लारिंक्स, ट्रेचिया, ब्रोंची, lungs. The respiratory system does two very important things. It brings oxygen into our body. जो हमने सांस ली, ऑक्सीजन हमारे शरीर में गई, इसका ये मुख्य वो जरूरी काम होता है। विच वी नीड फॉर अवर सेल्स टू लिव, हमारी सेल्स को वो जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए अपना काम प्रॉपर करने के लिए। एंड इट हेल्प अस टू गेट rid ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर फंक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर से हमें बाहर निकालनी है, वो भी उससे नाक से बाहर निकलती है। एक सांस जा रहा है, खराब गैस बाहर आ रही है, अच्छी गैस अंदर जा रही है। ये सब काम ऐसे हो रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा, हम तो सोच भी नहीं रहे उस सिचुएशन में हाँ भाई सांस भी लेना है, तो अपने आप ही होते रहते हैं। नेसल कैविटी, जो नोस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, फिर ऑल कैविटी, ये यहाँ पर जो मुंह से जा रहा है यहाँ पर, फिर लार्नेक्स, ये वाली, राइट मेन, और ये लेफ्ट मेन। ये जो दो बन रहे हैं ना ऐसे, एक राइट मैन एक लेफ्ट, राइट मैन ब्रोंचिस, और ये लेफ्ट मैन ब्रोंचिस। राइट लंग, ये ये लेफ्ट लंग, डायफ्राम, ये वाली, फायरनेक्स, ट्रेचा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब पूरे शरीर में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में तो ये था कि हमने खाना खाया, वो सब पचा, उसका कुछ यूटिलाइज किया, डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण ही जो भी हम खा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन होता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण सिस्टम है, क्योंकि बिना सांस लिए तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता, जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया जरूरी है। उसमें हमारे जो जो पार्ट्स है वो हमने पढ़े। अब है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमारे पूरे शरीर में हर जगह में ब्लड घूम रहा है। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स इन बॉडी। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सारे पार्ट्स में घुमाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, इसमें हार्ट भी आता है, एंड द ब्लड वेसल्स रनिंग थ्रू द एंटायर बॉडी, और ब्लड वेसल्स जो कि पूरे शरीर में चल रही है। द आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेकर जाती है। द वेन्स कैरी इट बैक टू द हार्ट, और जो वेन्स होती हैं, हिंदी में कहते हैं धमनी और शिराएं, दो प्रकार की होती हैं। एक आर्टरीज होती है, आर्टरीज हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है, और जो वेन्स है वो उसमें लेके आ रही है। अभी आगे डायग्राम में देखते हैं। ऑर्गन इन्वॉल्व ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट, ब्लड, आर्टरीज एंड वेन। अच्छा, उसका वो नहीं बन रहा। जैसे हार्ट एक शेप में होता है, ऐसे मुट्ठी सी की शेप में होता है, उसमें से जो एक ब्लू कलर की, एक तो रेड कलर की चलती रहती है, और एक ब्लू कलर की। जो रेड कलर की होती है वो ब्लड उसमें से लेके जा रही है, और जो इधर वापस से आ रही है वो होती है वेन्स, वो उसमें वापस लेके आ रही है।
इसमें हार्ट, ब्लड, आर्टरीज एंड वेन्स ये सब शामिल होते हैं। फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम, द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम फंक्शन टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या करता है कि शरीर का जो वेस्ट है उनको वापस से बाहर निकालता है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड कैपिलरी नेटवर्क दैट असिस्ट इन द एक्सक्रेटरी प्रोसेस। जो ह्यूमन सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, वो स्ट्रक्चर और कैपिलरी नेटवर्क्स होता है जिसके कारण ये एक्सक्रेटरी प्रोसेस, ये कार्य होता है। द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इंक्लूड द किडनी, उसमें किडनी भी आते हैं, एंड देयर फंक्शनल यूनिट, उनके फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन। द एक्सक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द किडनी रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विद इन नेफ्रॉन। जो एक्सक्रेटरी एक्टिविटी है किडनी की, वो रेगुलेट करती है एब्जॉर्प्शन को कि क्या क्या एब्जॉर्ब हुआ और विद इन नेफ्रॉन। ये जो भी एक्स्ट्रा होता है वो सब इनमें आ जाता है, फिर यहाँ से बाहर चला जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम का यही काम है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है नर्व्स का, पूरे शरीर में नर्व्स है हमारे, एंड स्पेशलाइज्ड सेल, और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, दैट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सिग्नल भेजते रहते हैं। इट इज एसेंशियली द बॉडी इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये बॉडी की इलेक्ट्रिकल एक तरह से वायरिंग है बॉडी की। अब जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि जो हमारी सेंसेस हैं वो बताती हैं हमें, हमें हमारे संसार का ज्ञान कराती हैं। हमारी आईज को विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। अभी हमने उसमें एक ये भी पढ़ा था कि कोई पपी आया, कोई डॉग आया, तो सबकी आंखों से पता चला कि भाई ये डॉग है, इसने भी देखा, उसने भी देखा, सबने देखा डॉग है। लेकिन किसी का माइंड तो ये कहता है कि भाई नहीं नहीं डॉग है, इससे दूर हट जाओ। किसी का माइंड ये कहता है कि नहीं नहीं डॉग के साथ खेलो। तो क्या होता है कि जो हमारी जो नर्व्स हैं, जो हमारे सभी जो हमारे जो सिस्टम है, वो माइंड को इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी चीज को देख के। फिर माइंड तुरंत एक्शन लेता है, मतलब माइंड तुरंत बताता है कि क्या क्रिया करनी है। फिर हमारा जो बाकी जो शरीर है उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम्स है, यही ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के। नर्व से ही हमारे सब चलते हैं शरीर। तो इट इज एसेंशियली द बॉडी इलेक्ट्रिक वायरिंग। ऑर्गन इन्वॉल्व इन नर्वस सिस्टम आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन। सभी ये जो है नर्वस सिस्टम में ये सब ऑर्गन्स आते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट। चैप्टर कंप्लीट हो गया। Unicellular organism made up of single cell, multicellular organism made up of many cells, vertebrate organism with backbone and other bones, invertebrate organism having no bone or cartilage in their body. Bone, very hard material made up of living cells, calcium, phosphate and collagen. Rib, cage-like structure of bones present inside our chest. Tendons, inelastic fibers that attach muscles with bone. Joints, where two or more bones join. Vertebrates are the most advanced of species in animal kingdom. Vertebrates जो है वो animal kingdom की most advanced species है. Most of multicellular organisms are vertebrate. Ribs are attached to vertebrae at the back, which curved अराउंड टू फॉर्म ए केज। रिब्स जो होती हैं वो वर्टिब्रेट से बैक में अटैच्ड होती हैं, जो कि एक कर्व बनाती हैं और एक केज शेप बन जाती है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ द स्कल, बैकबोन, रिब्स एंड लिम्स। ऑल द एनिमल वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर perform various life processes to live. The human excretory system function to remove waste from human body. Okay, chapter is completed.